गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ NCERT सार बैच की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि आज नए चैप्टर की शुरुआत की जा सके। वैसे शुरुआत तो कल हो गई थी, इसे आगे बढ़ाया जा सके। ध्यान रखेंगे आज भी क्लास हम लोग चाहेंगे कि 2 घंटे की हो, और यानी 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक यह क्लास चलनी है। अधिकतम समय उपयोग करने के लिए ही क्लास का टाइमिंग चेंज किया गया है। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं यानी रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे थे उनको कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मजबूरी होती है टाइम को कोचिंग के हिसाब से या दूसरे शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करना ही होता है। चलिए, सभी बच्चे जुड़ेंगे, जल्दी से क्लास की शुरुआत करेंगे। और कोई समस्या होती है तो पहले वही बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज लगभग 10 से 15 बच्चों का कॉपी मैंने चेक करके भेजा था शाम के समय में। आशा करता हूं कि आप में से भी बच्चे होंगे। 3 बजे से पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉसिबल होता तो मैं कर चुका होता, कल भी आपने लगातार चैट किया था अंशु। आप इसको रिकॉर्डेड ले लीजिए ना, आप इसमें परेशान मत होइए, आप इसको रिकॉर्डेड ले लीजिए। और मैं जब हाजिर ही हूँ आपकी सेवा में 24 घंटे, तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पहले ट्यूशन अगर पढ़ाते हैं तो आप पहले ट्यूशन पढ़ाइए, क्योंकि कुछ अर्निंग करना भी हमें ज़रूरी होता है। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं तो वह भी ज़रूरी है। उसको छोड़ करके नहीं कर सकते, उसके साथ कर सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो परेशानी, जब आर्थिक परेशानी आ जाएगी फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। आप पढ़ाई करिए, और जब उपयुक्त होता है, जैसे सुबह 8 बजे आप क्लास देखते हैं तो आप सुबह 8 बजे ही क्लास देखा कीजिए। एक दिन बाद में वह मिल जाएगा आपको। जैसे आज सुबह में अभी शाम को क्लास ले रहा हो तो इसी क्लास को आप सुबह 8 बजे देख लीजिए। बात तो वही हो गई, भले वह लाइव हो या नहीं। और कोई भी प्रश्न होता है तो आप बेशक मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, और आप पूछते भी रहते हैं, तो यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होगी, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन टाइम को थोड़ा मैनेज करना होता है। हाँ, उसको लिखिएगा, ज़रूर आंसर लिखिए। अभी भी बच्चे लिख रहे हैं, जो पहले क्वेश्चन दिया गया है उसको भी बच्चे लिख रहे हैं। और ये लिखते रहते हैं, लिखते रहेंगे, क्योंकि यह कोर्स एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला है। जब भी आप परचेज करते हैं वहाँ से साल भर रहता है। ये नहीं कि कोर्स कब लॉन्च किया वहाँ से साल भर, ये कंटिन्यूस चलने वाला है। क्योंकि ये दोबारा फिर कोर्स जल्दी से, यानी एक तुरंत तुरंत हम ऐसे ही कोर्स को ला के पढ़ाएँ, फिर इतना समय लाएँ बेसिक कोर्स के लिए, इतना संभव नहीं होता है। क्योंकि दूसरे कोर्स भी लाने हैं, फाउंडेशन कोर्स आना है, अन्य भी बहुत सारे कोर्सेस आने होते हैं। तो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए NCERT जो लाया गया है इसी के लिए कि जो 2025, 26, 27, 28 तक बच्चे हैं वो बेसिक अपना यहाँ से क्लियर करेंगे, और फिर वो फाउंडेशन के लिए उनको टाइम मिल जाएगा। जैसे 2026 के बच्चे, उनके लिए पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। 2025 के बच्चे को हर हालत में दिसंबर तक यह कोर्स ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि वह दूसरे भाग में प्रवेश कर सके। तो भारत में यूरोपियों का प्रवेश वाला पार्ट चल रहा था, इसी को कंटिन्यू करेंगे। भारत में यूरोपियों प्रवेश का प्रवेश, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे पुर्तगाली कंपनी की। और पुर्तगाली कंपनी या बात कर रहे थे कि यहाँ पर भारत में यूरोपियों का प्रवेश किस प्रकार से होता है। तो पहले पुर्तगाली कंपनी आती है, और उसकी देखा देखी बहुत सारे अन्य भी यूरोपीय देश की कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आ जाती है। और उनमें से ब्रिटिश कंपनी सर्वशक्तिशाली बन जाती है, यानी दूसरी कंपनी तो हट जाती है, लेकिन ब्रिटिश कंपनी सबसे मजबूत बन करके उभरती है। पुर्तगाली व्यापारियों के पीछे, व्यापारियों के अनुसरण पर अन्य यूरोपीय देशों की कंपनियां भी, यूरोपीय देशों की कंपनियां भी भारत आती है, कंपनियां भी भारत से व्यापार करने के लिए आती है। देशों की कंपनियां भी भारत से व्यापार करने के लिए आई, कंपनियां भी भारत से व्यापार करने के लिए आई। जैसे व्यापार करने के लिए आई, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं। वैसे NCERT में इस प्रकार से नहीं लिखा गया है, लेकिन क्लियरिटी के लिए यहाँ पर हमें एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत होगी। जैसे हमने सबसे पहले देखा कौन आता है, पुर्तगाली आता है, फिर यहाँ पर डच आ जाते हैं, फिर यहाँ पर ब्रिटिश आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपका फ्रेंच, वैसे डेन आता है,
फिर हम फ्रेंच को देखते हैं। डेन मतलब डेनमार्क, ये कहाँ का है? डेनमार्क की कंपनी। डेनमार्क भी यूरोप में ही है, डेनमार्क है। फिर हम देखते हैं डच का मतलब हॉलैंड होता है, हॉलैंड होगा, हॉलैंड। डेन हो गया और फिर हो गया फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कंपनी आती है। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आती है। जबकि देखा इन कंपनियों ने कि पुर्तगाली कंपनी द्वारा जो व्यापारिक वस्तुएं ली गई उसमें बहुत अधिक मुनाफा है। तो जब मुनाफे की बात आती है तो हर देश इसमें हाथ डालना चाहेगा और बारी बारी से सभी देश अलग अलग कालखंड में भारत आते हैं अपने व्यापारिक कंपनी को लेकर के और यहाँ से व्यापार करते हैं। ये बात अलग है कि अन्य कंपनियां तो व्यापार करती रही, लेकिन यहाँ ब्रिटिश कंपनी भारत का मालिक ही बन करके बैठ गई। अगर इसके राह में एक रोड़ा था तो वह फ्रांसीसी कंपनी का था। फ्रांसीसी कंपनी भी मजबूती से यहाँ पर क्षेत्र विस्तार में लगती है, लेकिन ब्रिटिशों के साथ हुए संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी पराजित होती है। फाइनली उसे भारत छोड़ना पड़ता है। वैसे तो अस्तित्व बना रहा उसका, लेकिन एज ए व्यापारिक कंपनी बहुत अधिक सफल वह नहीं रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी व्यापारिक कंपनी, अलग अलग देशों से जुड़ी हुई व्यापारिक कंपनियां भारत में आती है और यहाँ पर व्यापार करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त ये कंपनियां भारत तथा इंडोनेशिया से व्यापार तो करती ही थी, साथ ही इनमें से कुछ देशों की कंपनियों ने कहां से व्यापार किया? कंपनियों ने अमेरिका तथा अफ्रीका से भी व्यापार जारी रखा। अमेरिका तथा अफ्रीका से भी व्यापार करना जारी रखा। अफ्रीका से भी व्यापार करना जारी रखा। अफ्रीका से इन्हें क्या प्राप्त होता था? अमेरिका से क्या प्राप्त होता था? अमेरिका से प्राप्ति क्या होती थी? प्राप्ति होती थी अनाज, सोना, यानी गोल्ड भी वह अमेरिका से लाता था, अनाज, सोना आदि। यहां पर हम क्या देखते हैं? आदि। यहां पर अफ्रीका के गुलामों को निर्यात किया जाता था। अफ्रीका के गुलामों का निर्यात होता था, और यहां अगर देखेंगे अफ्रीका से क्या प्राप्त होता था? अफ्रीका से प्राप्त होता था, से जो प्राप्ति होगी वह होगा यहां से हाथी दांत, मिनरल्स यानी खनिज, दास, यहां के लोगों को ले जाकर के अमेरिका में बेचा जाता था। समझेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाली व्यापारी के अनुसरण पर अन्य यूरोपीय देशों की कंपनियां भी व्यापार करने के लिए भारत आती है। उदाहरण के लिए जैसे पुर्तगाली तो है ही, डच आता है, ब्रिटिश है, डेन है, फ्रांसीसी है, एक दो कंपनी और भी है, स्वीडिश वगैरह है, तो उनको भी हम देख लेंगे। ये कंपनियां भारत तथा इंडोनेशिया से व्यापार तो करती ही थी, साथ ही इनमें से कुछ देशों की कंपनियों ने अमेरिका तथा अफ्रीका से भी व्यापार जारी रखा। अमेरिका से क्या प्राप्त होता था? अनाज होता था, सोना होता था। यहां पर अफ्रीका के गुलामों का हम निर्यात भी करते थे। फिर देखते हैं अफ्रीका से प्राप्त क्या हो रहा है, तो हाथी दांत हो रहा है, खनिज हो रहा है, जो दास है, दास का मतलब गुलाम है, ये सब यहां से प्राप्त हो रहा है, ये सब यहां से प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ये जो दास होता है ना, जो गुलाम है या दास है, इसकी महत्ता क्या है? किसी व्यक्ति को, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में हम जाते हैं और जबरन कुछ व्यक्ति को पकड़ लेकर के और उसको अटलांटिक पार करके फिर कहाँ बेच देते हैं? अमेरिका में बेच देते हैं। अटलांटिक महासागर पार किया और कहाँ बेच दिया? अमेरिका में बेच दिया। जरा मैप पर देखें कि अटलांटिक महासागर ये कैसे पार करेगा। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये क्या है? अफ्रीका है। ये अफ्रीका है, ये क्या है? अफ्रीका है। अब यहां से दासों को पकड़ेगा, इसके लिए तो अफ्रीका भारत की तुलना में नजदीक ही है ना, इसके लिए अफ्रीका क्या हो जाएगा? भारत की तुलना में नजदीक ही है।
और यहां से ये क्या करता है, मान लो अफ्रीकन कंट्रीज में ये लोग आते हैं और यहां से दासों को लिया, कहीं से कैप्चर किया और सीधा इसका निर्यात कहां कर दिया, अमेरिका को कर दिया। सीधा अटलांटिक महासागर पार करते हुए हमने अमेरिका में ऐसे दासों को निर्यात कर दिया। और अमेरिका का ये तट अगर देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, यह पार्ट आपका कृषि के लिए समृद्ध है। कृषि भूमि बड़ी मात्रा में यहां पर मिलती है, बड़ी मात्रा में यहां पर कृषि भूमि हमें मिल जाती है। तो जो कृषि कार्य है उसमें श्रम पूर्ति अफ्रीका के दासों से किया जा रहा है। और जब हम अपने जहाज से दास को, पहले तो दासों को पकड़ा, फिर इसको निर्यात किया अमेरिका में, और अमेरिका से फिर वहां से सोना या अनाज लेकर के हम अपने देश आ गए। वहां हमने खेत खरीद लिया, जिसे भारत में देखते हैं नील बागान लगा दिया गया था। लेकिन भारत में अगर नील बागान लगाया गया तो यहां पर जो मजदूर था या उसकी जो श्रम जरूरत थी यहीं के लोगों से पूरा कर लिया गया, यहां पर दास लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अमेरिका में असल में जितने भी लोग थे वो ब्रिटेन के या यूरोप के ही थे, तो वो काम करने के लिए तैयार थे नहीं, इसलिए वहां पर दासों की बड़े पैमाने पर मांग होती थी। तो यहाँ कई तरीके से मुनाफा कमा रहा है जो भी देश है यूरोप का, कई तरीके से मुनाफा कमा रहा है। एक तो यहाँ से सामान ले जा रहा है, एक तो यहाँ से सामान ले जाएगा, दूसरा देखेंगे कि अफ्रीका से भी निर्यात कर रहा है। आगे देखेंगे कि ये जो उत्तर दक्षिण अमेरिका है यहाँ से भी दासों का निर्यात होता है, यहाँ से भी संसाधन हम लूटने लग जाते हैं। अगर इसको मैप के थ्रू देखें कि कैसे कैसे व्यापारिक मार्ग बनते चले गए, अगर आगे के क्रम में देखें तो कैसे व्यापारिक मार्ग बनते चले गए, तो आप इस मैप को देखिए। जहां पर आपको रेड लाइन दिखाई दे रहा है वह आपको दिखाई दे रहा है इसका व्यापारिक रूट, किस प्रकार से व्यापार करता है। ये तो अफ्रीका के तट वाला है ना, ये तो अफ्रीका के तट वाला है। अगर पूरा आप देखें विश्व के नक्शे पर तो आप देखिए कि कितने प्रकार के रूट बने हुए हैं व्यापार के। अफ्रीका है, ये भारत है, भारत से हम व्यापार कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ से यूरोप से ये क्या जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, साउथ अमेरिका जा रहा है, फिर अफ्रीका से खुद व्यापार हो रहा है। फिर एक व्यापारिक मार्ग चला जाता है आपका कहाँ पर, आपका चला जाता है फिलीपींस वगैरह जो है, इंडोनेशिया है, वहाँ पर निकल जाता है। ये पूरा नक्शा देख करके आप देखेंगे कि देख करके समझ सकते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वह कितने जगह से व्यापार करके मुनाफा कमा रही है। यही कारण है इस शोषण के ही परिणाम स्वरूप यूरोप के कुछ देश जो जिन्होंने इस व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह सशक्त होता चला जाता है, वो मजबूत होता चला गया इतने सारे देशों के साथ व्यापार करने के कारण। यहाँ यह भी लिख सकते हैं जो हमने आगे भी बताया था, अफ्रीका से क्या प्राप्त हो रहा है, हाथी दांत खनिज तथा दास। खनिज का मतलब यहाँ मूलतः क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। हमने क्या देखा कि यहां से हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी खास करके अफ्रीकी व्यापार में, ब्रिटिश और फ्रांसीसी खासकर अफ्रीकी व्यापार से तिहरा मुनाफा कमाते थे। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी अफ्रीकी व्यापार से तिहरा मुनाफा कमाते थे। पहला तो हम देखते हैं कि अफ्रीका से दासों को ले जाते थे, अफ्रीका से दासों का निर्यात करना, अफ्रीका से दासों का निर्यात करना, का निर्यात कहां करना, निर्यात अमेरिका को करना, अमेरिका को करना था। यहां से हम दासों का निर्यात करते हैं। अमेरिका के बागानों में उत्पादन को बढ़ावा देना और फिर हम देखते हैं इन उत्पादों को यूरोप के बाजार में बेचना, इन उत्पादों को यूरोप के बाजार में बेचना, यूरोप के बाजारों में बेचना। ये हम क्या देखते हैं, तिहरा मुनाफा कमा रहा है। इसकी वजह से इन कंपनियों को या इन देशों की कंपनियों
को क्या होता है, कंपनियों को भारत जैसे उपनिवेश से भी भारी मुनाफा मिलता था, भारी मुनाफा प्राप्त होता था, प्राप्त हो रहा था। माना जाता है, हो रहा था, माना जाता है कि ब्रिटेन जैसे देश में, माना जाता है कि ब्रिटेन जैसे देश में, ब्रिटेन जैसे देशों में जो औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई वह इसी व्यापार से प्राप्त हुए अधिशेष का नतीजा था, इसी व्यापार से प्राप्त हुए अधिशेष का नतीजा था। समझेंगे इसको। हमने क्या देखा, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी अफ्रीकी व्यापार से तिहरा मुनाफा कमाते थे। कैसे? अफ्रीका से दासों का निर्यात अमेरिका को करना, अमेरिका के बागानों में उत्पादन को बढ़ावा देना, किसके माध्यम से? दासों के माध्यम से वहां के खेतों में हमने इसे जाके लगाया, और फिर हम क्या करते हैं, इन उत्पादों को यूरोप के बाजार में बेचना, जो वहां उत्पादन हो रहा है उसको ले जाकर के यूरोप के बाजारों में बेच दिए। आपको तो पता नहीं होगा, वैसे जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा आइडिया हो कि भारत से भी बहुत सारे लोगों को एग्रीमेंट के माध्यम से विभिन्न देशों में ले जाकर के बसाया गया था। भारत से ऐसा नहीं है कि केवल जो गुलाम गए वो अफ्रीका से ही गए, भारत से भी गए, भारत से भी अफ्रीका में मतलब दक्षिण अफ्रीका में खेती करने के लिए, या अन्य स्थानों पर जैसे सूरीनाम देखते हैं आप, वेस्ट इंडीज़ में देखते हैं गुयाना है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मॉरिशस है, मॉरिशस है ना, मॉरिशस को आप देखेंगे वहाँ पर अधिकांशतः भारत के ही लोग हैं। अन्य बहुत जगह पर आप देखेंगे भारतवंशी तब तो राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन जब उनको ले गया था वैसे आपको ये पता होना चाहिए वैसे छोटे छोटे द्वीप पर भारतीय पहुंच कैसे गए। तो भारतीयों को वहां पर राजा बना के नहीं ले गया था, भारतीयों को वहां पर एक दास एग्रीमेंट करके ले गया था कि ताकि वहां पर वह कृषि कार्य कर सके। बहुत सारे आदिवासी समूह को वहां पर बसाया गया था ताकि वहां के उद्योगों में, वहां के खेती में ये काम दे सके। तो जो प्रक्रिया हम अफ्रीका के संदर्भ में पढ़ रहे हैं वह भारत के संदर्भ में भी लागू हुआ था, लेकिन बहुत पहले की बात है। उसको हम कहते थे एग्रीमेंट के माध्यम से, इंटेंस्ड लेबर कहते थे। एग्रीमेंट के माध्यम से किसी दूसरे देश में ले जाकर के मजदूरों को काम दिलाना, इसी को हम एग्रीमेंट शब्द का एक विकृत रूप हम पढ़ते हैं। और उसको हम एक शब्द आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गिरमिटिया। एक शब्द आता है गिरमिटिया। अब गिरमिटिया मतलब एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप, यानी वह व्यक्ति जो एक एग्रीमेंट के सहारे दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है उसको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, यानी एग्रीमेंट वाला मजदूर कहा जाता है। जैसे आप गांधी जी को भी देखेंगे तो वो भी दक्षिण अफ्रीका जाते, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं ले गए थे। भारत की एक फर्म थी, कंपनी था, उसने लॉ एसोसिएट के रूप में गांधी जी की नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका में की थी, और फिर वो दक्षिण अफ्रीका में ही इन एग्रीमेंट वाले मजदूरों के हित के लिए संघर्ष करते हैं और काफ़ी प्रसिद्धि भी पाते हैं। इसलिए गांधी जी पर बड़ा अच्छा एक किताब लिखा हुआ है, पहला गिरमिटिया। बहुत अच्छी किताब है, गिराज मतलब किशोर का है या मुझे नाम भूल रहा हूँ, लेकिन है बड़ा कमाल का किताब, पहला गिरमिटिया। तो गिरमिटिया किसको कहेंगे? एग्रीमेंट वाले लेबर को कहेंगे, जो एग्रीमेंट के थ्रू जाता है। नाम आपने नहीं सुना होगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भारी मुनाफा ये कमा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ जाती है। औद्योगिक क्रांति लाने के लिए पूंजी की जरूरत थी, और इन जगह से जो लूटा गया धन था उसने पूंजी अधिशेष का कार्य किया, पूंजी सरप्लस का कार्य किया, जिसकी वजह से ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आती है और ब्रिटेन समृद्ध होता चला जाता है। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? एग्रीमेंट के ज़्यादा, हाँ, एग्रीमेंट के जरिए पूछा गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास की वैलिडिटी तो उतनी ही होती है ना जितना है।
गिरमिटिया मजदूर इसको कहते हैं, नीलाक्षी वर्मा। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर इन शब्दों को आपने सुना होगा, और जिन बच्चों ने नहीं सुना होगा उनके लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि अब हमने सुन लिया है। अब हमने सुन लिया तो आगे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ तो पढ़ेंगे नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब भारत के संदर्भ में व्यापार की बात की जाए तो पहले यहाँ से होने वाले व्यापार पर भारत को या भारत से यूरोप को होने वाले व्यापार या व्यापार को देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी के द्वारा इस व्यापार को न केवल प्रारंभ किया गया, इस व्यापार को न केवल प्रारंभ किया गया बल्कि इस पर एकाधिकार भी रखा गया, इस पर एकाधिकार भी रखा गया, भी बनाया गया। कैसे बनाया गया? अपने आर्मेडा की सहायता से, अपनी आर्मेडा की सहायता से। अब आर्मेडा क्या है? आर्मेडा है सशस्त्र पानी का जहाज, सशस्त्र पानी का जहाज। शिप है पानी का जहाज। सशस्त्र मतलब होता है जिस शिप पर क्या रहे, शस्त्र हो, यानी तोप वगैरह लगा हो, उसको आर्मेडा कहते हैं। भारत से यूरोप को होने वाले व्यापार को देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी के द्वारा इस व्यापार को न केवल प्रारंभ किया गया बल्कि इस पर एकाधिकार भी बनाया गया अपने आर्मेडा की सहायता से। आर्मेडा का मतलब होता है सशस्त्र पानी का जहाज। अपने आर्मेडा की सहायता से यह क्या करता है, प्रभाव बढ़ाता है। हमने क्या देखा, इसी क्रम में खास करके विभिन्न गवर्नर जनरल के अधीन पुर्तगाली कंपनी ने, इसको आगे बढ़ाएंगे, पुर्तगाली कंपनी ने विभिन्न गवर्नर जनरल के अधीन, पुर्तगाली कंपनी ने विभिन्न गवर्नर जनरल के अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन हिंद महासागर के सभी व्यापारिक रास्तों अथवा मंडी पर अपना प्रभाव स्थापित किया। रास्तों अथवा मंडी मतलब क्या होता है? मंडी मतलब होता है बाजार, अथवा मंडी पर अपना प्रभाव स्थापित किया। जैसे हम देखेंगे कौन कौन सा मंडी होगा, उदाहरण लें तो 2-3 मंडी यहां हो जाएगा। पहले हम देखते हैं हॉर्मुज हो जाएगा। हॉर्मुज पर यह अधिकार स्थापित करता है। हॉर्मुज की खाड़ी पर यह स्थापित करता है। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि यह जो स्थापित करता है अपना प्रभाव, वह प्रभाव स्थापित करता है मलक्का पर यह प्रभाव, मलक्का मंडी पर यह प्रभाव स्थापित करता है। मलक्का कहाँ है, हॉर्मुज कहाँ है? आपके लिए टास्क होगा यह, हॉर्मुज की खाड़ी पर, और कहाँ होगा, मलक्का पर। सीलोन का मतलब क्या होता है, श्रीलंका हो जाएगा। सीलोन श्रीलंका, हॉर्मुज की खाड़ी, मलक्का, सीलोन, सब पर अपना यह प्रभाव स्थापित कर लेता है शुरुआत के दौर में देखा जाए तो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लेकिन बहुत दिनों तक यह अपने प्रभाव को विस्तारित नहीं रख सका। देखिए 3 जगह का मैंने नाम लिखा है, और आपको भी पता होना चाहिए कि इन तीनों जगह की अहमियत क्या है। अगर आपको हॉर्मुज की खाड़ी नहीं मिल रहा है, अगर मैप आप देख रहे हैं तो हॉर्मुज की खाड़ी नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। वर्ल्ड का मैप खोल कर रखेंगे
फिर आप मलक्का नहीं मिल पा रहा है, सीलोन नहीं मिल पा रहा है। सीलोन तो खैर मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि सीलोन तो आप देख ही लेंगे। अब जरा इस मैप के ऊपर आते हैं और यहां से हमें मिल जाएगा जो चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो गया है। इसलिए हम पढ़ाने के वक्त क्या करते हैं, मैप यूज करते हैं। और आपको भी पढ़ने के वक्त चाहे ज्योग्राफी पढ़ें चाहे हिस्ट्री पढ़ें, वहाँ मैप की जरूरत हमें पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला पासेज देखें, ये भारत है और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका हॉर्मुज है। आप यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा मलक्का हो जाएगा। ये है आपका हॉर्मुज है, हॉर्मुज फारस की खाड़ी, इससे हम निकलते हैं। और तीसरा जो कहा गया था वह सीलोन है, ये है आपका श्रीलंका। ये क्या है, व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। यहां से जो व्यापारिक रास्ता आएगा हॉर्मुज के रास्ते ही भारत की तरफ जा सकता है, और वहीं पर हमने अपना कब्जा कर लिया तो जो भी व्यापार हो रहा है उस पर बिना टैक्स दिए वो आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर एक रास्ता यह भी है, इससे भी है, लाल सागर से होकर के है, लेकिन इटली वाले इस पर प्रभाव रखते हैं तो इससे बहुत अधिक रुचि इसकी नहीं है। हॉर्मुज पर किया, अगर यहां से कोई व्यापार अगर जाना चाह रहा है तो उसको इसी रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा, मलक्का जलडमरू मध्य के मध्य से ही होकर के जाना पड़ेगा। उसके बगैर आप नहीं जा सकते, यहां पर जाना आपके लिए मुश्किल होगा। फिर आपको यहां से ऑस्ट्रेलिया होकर के जाना पड़ सकता है। तो यहां से एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है, अभी भी है, इतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश जहाज आपको इधर से ही जाता है अभी भी। तो यहां पर हमने इस पर कब्जा कर लिया, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, हॉर्मुज पर कब्जा कर लिया, तो एक तरह से व्यापार में हमारी बहुत अधिक बढ़त हो गई। अब बढ़त कैसे है कि कोई भी अगर जहाज इधर से जाएगा तो बिना टैक्स दिए नहीं जा सकता है। अगर किसी ने टैक्स देने से मना किया तो आर्मेडा है, उसके माध्यम से हम जहाज को डुबा देंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, लूट मार करेंगे, जहाज को ही लूट लेते थे। ये लोग बड़ा खतरनाक हो गए थे, ये हथियार रखते थे और अक्सर ये लड़ाई झगड़े पर ही उतारू हो जाते थे। इनका मुख्य व्यवसाय जो रह गया था वो लड़ाई झगड़ा करना ही रह गया था और धर्मांतरण कराना रह गया था। इसकी वजह से बहुत दिन ये चल नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए। ठीक है, यहां हमने देखा इसका व्यापार हुआ। श्रीलंका क्या देखते हैं, पुर्तगाली कंपनी प्रारंभ से ही व्यापार के साथ या व्यापार में हथियारों का प्रयोग करती थी। लूटमार पर विश्वास था, लूटमार तथा धर्मांतरण पर व्यापक बल दिया जाता था। धर्मांतरण पर व्यापक बल देती थी। इसकी वजह से धीरे धीरे यह कंपनी अलोकप्रिय हो गई। व्यापक बल देती थी, जिसके कारण यह क्या हो जाता है, कारण यह कंपनी धीरे धीरे अलोकप्रिय हो जाती है, अलोकप्रिय हो गई। आगे जब डच, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनी भी व्यापार में उतरी, उतर गई या व्यापार में उतरी, तो पुर्तगाली कंपनी का क्या हो जाता है, पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव समाप्त होता चला गया, पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव समाप्त होता चला जाता है। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था ही नहीं, केवल व्यापार करना ही नहीं बल्कि ये लूटमार भी करते थे, हथियारों का प्रयोग करते थे, धर्मांतरण पर बहुत अधिक बल देते थे, यानी सभी को ईसाई धर्म में दीक्षित करने पर बहुत अधिक बल देते थे। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, इस पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव समाप्त होता चला गया। दूसरी यूरोपीय कंपनी आती है तो स्वाभाविक है कि उसके सामने यह बहुत दिन टिक नहीं पाया। हाँ ठीक है, हॉर्मुज फारस की खाड़ी के पास है, हॉर्मुज ठीक है, मैं बस दिखाना चाह रहा था और अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
पुर्तगाली कंपनी प्रारंभ से व्यापार में हथियारों का प्रयोग करती है, लूटमार तथा धर्मांतरण पर व्यापक बल देती है, जिसके कारण यह कंपनी धीरे धीरे अलोकप्रिय हो गई। आगे जब डच, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनी व्यापार में उतरी तो पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव समाप्त होता चला गया। डचों ने क्या किया? डचों ने पुर्तगाली कंपनी के इंडोनेशियाई व्यापार पर कब्जा कर लिया। इंडोनेशियाई व्यापार पर कब्जा कर लिया। और दूसरा जो हम देखते हैं, ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश कंपनी ने भारत तथा श्रीलंका के व्यापार पर कब्जा कर लिया। इस तरह से हम क्या देखते हैं? पुर्तगाली कंपनी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, या पुर्तगाली कंपनी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद में यह उससे मिल जाता है। इससे ब्रिटिश कंपनी से मिल जाता है। उसने कहा चलो अब दोनों मिलकर के व्यापार चलाएंगे। तो थोड़ा बहुत व्यापार तो बरकरार रहा। जैसे आप देखेंगे कि गोवा जो क्षेत्र है पुर्तगालियों का, दमन दीव गोवा, वो बहुत दिन तक स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन ही था। पुर्तगालियों ने खाली करने से गोवा मना कर दिया। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ ना, तो भारत के सभी भागों में स्वतंत्रता 1947 में लागू नहीं होती है। जैसे आप फ्रांस को देखेंगे, फ्रांस ने पांडिचेरी, माहे, करेकल को खाली नहीं किया, उस पर फ्रांसीसी आधिपत्य बना रहा। फिर आप देखेंगे कि गोवा में भी यही स्थिति रही। गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों ने इसे खाली नहीं किया। फ्रांस ने तो फिर भी समझाने बुझाने के बाद 1955 में खाली कर दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने किसी भी हद तक गोवा को खाली करने से इनकार कर दिया। फिर यहाँ पर सैनिक अभियान ही करना पड़ा। गोवा मुक्ति वाहिनी की मदद से वहाँ पर गोवा को जीता गया। तब जाकर के गोवा अपने देश में मिल पाया, और तब असल में भारतीय स्वतंत्रता की स्थिति पूरी तरह से स्थापित हो पाई। नहीं तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर अभी भी विदेशी शासन बने हुए थे। तो बहरहाल यहाँ यह देख रहे थे, पुर्तगाली कंपनी धीरे धीरे और लोकप्रिय हो जाती है, और भारत के व्यापार में सबसे पहले आती, लेकिन सबसे पहले बाहर भी यही हो जाती है। बहुत अधिक इसका फिर आगे हम प्रभाव नहीं देखते। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि आगे हम देखते हैं फिर ब्रिटिश कंपनी आती है, या डच कंपनी को कह लें पहले, चूंकि बारी बारी से बात कर रहे हैं तो डच कंपनी को पढ़ें। देखिए, जो फैक्ट्स या जो कॉन्सेप्ट यहां हम ले रहे हैं वो एडवांस लेवल के क्लास में अलग तरीके से दिया जाता है। वहां हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि बच्चों का बेसिक क्लियर है। ये सब बातें इस डिटेल्स में वहां नहीं पढ़ाते हैं। तो यही कारण है कि एनसीईआरटी इन सब में खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया शानदार सा मतलब कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ हमें बातें समझ में आ जाती है तो अगर एडवांस आपने पढ़ा भी होगा तो भी वहाँ की समझ और बढ़ जाएगी, और नहीं पढ़ा होगा तो आपकी समझ अच्छी तो बनेगी। इसलिए एनसीईआरटी वाले बैच को पूरा डूब करके प्रयास करिए कि पढ़ें। भले आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन तब भी आप यहाँ के फैक्ट्स के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ चल। दूसरा हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना जो इसका होता है, स्थापना यह जो होता है यह होता है 1602 ईस्वी में। काफी बाद में हुआ, जबकि आप देखेंगे तो इससे पहले ही स्थापित हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसकी स्थापना 1602 में यहां पर होती है। एक चार्टर के द्वारा हम क्या देखते हैं, इसकी स्थापना की जाती है डच संसद द्वारा एक चार्टर के माध्यम से इस कंपनी को व्यापार करने नए क्षेत्रों को जीतने युद्ध तथा संधि का अधिकार दिया गया। जीतने, युद्ध तथा संधि करने का अधिकार दिया गया। एक बात पर गौर करिएगा कि यहां पर भी हम क्या देखते हैं,
सरकार का हस्तक्षेप तो है, जैसे हम फ्रांसीसियों में देखेंगे अधिक हस्तक्षेप है, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी सरकार का हस्तक्षेप आपको दिखाई देता है। लेकिन हम यहां एक चीज और देखेंगे कि यहां जो इसकी मुख्य दिलचस्पी थी, हाँ यहां देखेंगे अधिकार दिया गया, युद्ध तथा संधि करने का अधिकार दिया गया। वैसे इस कंपनी की मुख्य दिलचस्पी, वैसे इस कंपनी की मुख्य दिलचस्पी कहां थी? मुख्य दिलचस्पी जो थी, दिलचस्पी इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में थी। इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में थी, व्यापार करने में थी, इंडोनेशिया करने में थी। इंडोनेशिया को क्या कहा जाता था? इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता था, मसाला द्वीप कहा जाता था। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता था, वहां से यह अधिकतम व्यापार करता है। हालांकि आगे हम क्या देखते हैं, हालांकि आगे डचों ने भारत में भी विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित की, स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित कर यहां से सूती वस्त्रों का निर्यात यूरोप को करना प्रारंभ किया, निर्यात यूरोप को करना प्रारंभ किया, यूरोप को करना प्रारंभ किया। यूरोप को यह क्या करता है? सूती वस्त्रों का निर्यात प्रारंभ करता है। डच संसद द्वारा एक चार्टर के माध्यम से, यह माध्य लिखा हुआ है, मैं ठीक कर देता हूं इसको, के माध्यम से इस कंपनी को व्यापार करने, नए क्षेत्रों को जीतने, युद्ध तथा संधि करने का अधिकार दिया गया। वैसे इस कंपनी की मुख्य दिलचस्पी इंडोनेशिया के साथ व्यापार करने में थी। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता था। हालांकि आगे डचों ने भारत में भी विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित कर यहां से सूती वस्त्रों का निर्यात यूरोप को करना प्रारंभ किया। जैसे हम देखेंगे कई स्थानों पर यहां पर अपना स्थापित करता है। जैसे हम देखेंगे कि सूरत है, सूरत, भड़ोच है, ध्यान रखिएगा यहां पहले से ब्रिटिश कंपनी जमी हुई है। मसूलीपट्टनम है, पट्टनम है, नेगपट्टनम है, मुख्यालय भी था, पट्टनम है। सुपर 60 वाले क्लास में भी हम लोग इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी ले चुके हैं। मसूलीपट्टनम है, फिर हम क्या देखते हैं कि नेगपट्टनम हो जाएगा, फिर हम एक और जा सकते हैं जिसे चिनसूरा होगा। चिनसूरा कहाँ है? बंगाल में है, चिनसूरा बंगाल में आपका होगा। आगरा होगा, आगरा में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब उत्पादन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक तरह से वस्तुओं को हम संग्रहित करते हैं। हालांकि आगे डचों ने भारत में भी विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित कर यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात यूरोप को करना प्रारंभ किया। जैसे सूरत, भड़ोच, मसूलीपट्टनम, नेगपट्टनम, चिनसूरा, आगरा आदि में इसकी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, इसकी फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित होती है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसने यहां पर भी व्यापारिक केंद्र खोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक ही बात हुई, रिंकू कुमार, वहां जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के आसपास के द्वीप की बात हो रही है। पर्टिकुलर इंडोनेशिया भी तो द्वीपीय देश ही है ना, विभिन्न देशों को, जावा सुमात्रा क्या है? इंडोनेशिया के अंदर आता है। तो आपने इसकी तथ्य की विचित्र सी व्याख्या कर दी। इंडोनेशिया जब हम कहते हैं तो वर्तमान इंडोनेशिया से अलग हट करके सोचना पड़ेगा। उस समय के इंडोनेशिया की चर्चा करनी पड़ेगी। उस समय छोटे छोटे देश तो पहले थे ही नहीं, सभी उसी का, जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो अलग अलग लिखने से अच्छा था कि सीधा इंडोनेशिया लिख दिया। और इस द्वीपों के इस समूह को मसाला द्वीप कहा जाता था। आशा करता हूं कि बातें स्पष्ट हो गई होंगी आपको। फिर हम देखते हैं कि आगे हम क्या देखते हैं, आगे ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा में यह कंपनी टिक नहीं पाई,
और एक लाइन में यहां ऐड कर देता हूं 1759 के वेदारा की लड़ाई में यह कंपनी क्या होती है, यह कंपनी अंतिम रूप से पराजित होती है। यह कंपनी ब्रिटिश कंपनी से पराजित होती है, ब्रिटिश कंपनी से पराजित हुई। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि जो भी कंपनी पराजित हो रही है वह कंपनी वर्तमान में बनी रहेगी। ऐसा नहीं जैसे ब्रिटिश कंपनी से फ्रेंच कंपनी पराजित हो गई या पुर्तगाली कंपनी पराजित हो गई या डच कंपनी पराजित हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि इस देश में उसका कोई स्थान नहीं है। पराजित होने का मतलब है कि कोई कंपनी अब सैन्य शक्ति नहीं रखेगा, यानी सेना का संगठन नहीं करेगा, अपने किले या फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं करेगा। ब्रिटिश ने पराजय के बाद एक ही शर्त रखी, आप व्यापार करना है तो आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप सेना मत रखो, जैसे हम सेना रखते हैं वैसे आप मत रखो। एक शर्त यह रखी गई थी। इसलिए आप देखेंगे कि डचों को पराजित होने के बावजूद भी भारत से व्यापार करता रहा, पुर्तगाली भी करते रहे, फ्रेंच भी करते रहे, लेकिन एक सैन्य शक्ति नहीं बन पाए। सैन्य शक्ति केवल ब्रिटिश कंपनी ही बन पाई जिसने इन सभी कंपनियों को पराजित किया था। तो पराजित होने का मतलब यह नहीं होगा कि होने का मतलब यह नहीं होगा कि यहां से सारी कंपनी चली जाएगी। कंपनी व्यापार करती रहेगी, लेकिन वह क्या होगा, लेकिन व्यापार करने के बावजूद भी वह सेना नहीं रख पाएगी। अब देखते हैं, एक कंपनी है ब्रिटिश कंपनी जो सर्वश्रेष्ठ बनती चली जाती है। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है एक आदेश पत्र, एक ऐसा आदेश पत्र जिसकी कानूनी मान्यता है। सरकार के द्वारा अगर कोई आदेश जारी किया गया व्यापारिक कंपनियों को तो वह चार्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चार्टर, अधिदेश कहा जाएगा। हिंदी में भी नहीं समझेंगे, अंग्रेजी में ही समझिए इसको, चार्टर कहा जाएगा। अगर कोई आदेश पत्र किसी कंपनी के नाम से दिया गया तो उसको हमने क्या कहा, चार्टर। इसलिए कहा जाता है, जैसे भारत में भी देखेंगे चार्टर एक्ट करके बहुत सारे आते हैं, 19 या 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का चार्टर एक्ट, ऐसे बहुत सारे चार्टर एक्ट भारत में देखेंगे ब्रिटिश कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन जब यह ब्रिटिश कंपनी समाप्त हो जाती है और खुद सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ही शासन में इन्वॉल्व हो जाती है, तब हम चार्टर एक्ट नहीं कहते हैं, तब उसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम। फिर आप देखेंगे भाषा बदल जाएगी। तो चार्टर किसके लिए जारी किया गया, कंपनियों के लिए जारी किया गया, उसके रेगुलेशन के लिए जारी किया गया। उसके रेगुलेशन के लिए जो आदेश पत्र जारी किया गया उसको हम क्या कहते हैं, चार्टर कहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहां पर ब्रिटिश कंपनी है। ब्रिटिश कंपनी भी क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी भी या ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी क्षेत्र से व्यापार के लिए, पूर्वी क्षेत्र के लाभदायक व्यापार से मुनाफा कमाने के लिए कर सकते हैं। लाभदायक व्यापार से मुनाफा कमाने के लिए क्या किया, पूर्वी क्षेत्र के लाभदायक व्यापार से मुनाफा कमाने के लिए एक संयुक्त कंपनी बनाई, संयुक्त कंपनी बनाने का मतलब क्या है, विभिन्न लोगों ने मिल करके यहां पर इस कंपनी की स्थापना किया। बहुत सारा, जैसे इसको हम कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या होते, ऐसे लोगों को मर्चेंट एडवेंचर्स कहा गया। ऐसे लोगों को क्या कहा गया, ऐसे लोगों को मर्चेंट एडवेंचर कहा गया, कहा गया है। ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर ने कब कंपनी बनाई, 1599 में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है। कंपनी की स्थापना होती है
जिसे स्थापना हुई और जिसे हम क्या देखते हैं कि आगे महारानी की या उस समय जो राजा है उसको यहाँ पर स्वीकृति पत्र दिया जाता है। महारानी के द्वारा स्वीकृति पत्र दिया गया। महारानी के द्वारा क्या किया गया? स्वीकृति पत्र दिया गया। कब दिया गया? लगभग 31 दिसंबर 1600 को, एक साल बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी द्वारा क्या किया गया? महारानी द्वारा इस कंपनी को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने के लिए, पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र दिया गया। एकाधिकार पत्र दिया गया। एकाधिकार का मतलब क्या होगा? एकाधिकार पत्र दिया गया। एकाधिकार पत्र का मतलब है क्या होगा? एकाधिकार पत्र का मतलब क्या होगा कि ऐसा आदेश पत्र जिसमें कहा गया है, पत्र जिसमें कहा गया है कि केप ऑफ गुड होप होकर केवल यही कंपनी व्यापार कर सकती है। यही कंपनी व्यापार कर सकती है। और किसका? ब्रिटेन की। दूसरे देश का तो नहीं चलेगा ना, ब्रिटेन की। इसका मतलब क्या है समझिएगा कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी क्षेत्र के लाभदायक व्यापार से मुनाफा कमाने के लिए संयुक्त कंपनी बनाई। ऐसे लोगों को मर्चेंट एंड वेंचर्स कहा गया है। कब कंपनी आई? तो 1599 में आती है ब्रिटिश कंपनी। इसी को ही आगे क्या कहा गया? इसी को आगे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया है। और यहां पर क्या होता है फिर हम देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 में महारानी द्वारा इस कंपनी को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार पत्र दिया गया। एकाधिकार पत्र का मतलब क्या है? ऐसा आदेश पत्र जिसमें कहा गया है या कहा गया हो कि केप ऑफ गुड होप होकर केवल यही कंपनी व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन की। इस एकाधिकार पत्र का मतलब हुआ कि कंपनी को कहा गया, यानी महारानी ने कहा ब्रिटेन की सभी जनता कि भाई देखो, पूर्वी विश्व से व्यापार करना है तो आपको इसी कंपनी के थ्रू करना होगा। ना कोई व्यक्तिगत तौर पर पूर्वी विश्व से व्यापार करेगा और ना ही कोई कंपनी बना करके पूर्वी विश्व से व्यापार करेगा। यानी एकमात्र यही कंपनी है जो आयात निर्यात करेगा। उस क्षेत्र से दूसरी कोई कंपनी बन ही नहीं सकती है। और इनफैक्ट कोई व्यक्तिगत तौर पर भी व्यापार नहीं कर सकता है पूर्वी विश्व से। इससे फायदा क्या हुआ? इस कंपनी की मोनोपोली स्थापित हुई। अगर बहुत सारी कंपनियां स्थापित हो जाती तो फिर इस कंपनी का मुनाफा डाउन हो जाता। लेकिन एकाधिकार पत्र मिलने का तात्पर्य हुआ कि कंपनी अब अकेले यहां पर प्रयास करेगी व्यापार करने का। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि यहां पर प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। उस कंपनी का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। कंपनी ने कहां प्रयास किया? कंपनी ने 2 जगह प्रयास किया। मुगल दरबार में भी प्रयास किया। कंपनी ने अपने प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित प्रारंभिक चरण की बात की जाए तो आप यहां से ले सकते हैं 1600 से लेकर के 1624 चरण में निम्नलिखित प्रयास किए। जैसे प्रयास किए, उदाहरण ले सकते हैं किस प्रकार से यहां पर प्रयास किए जाते हैं। पहला जो प्रयास किया गया, मुगल दरबार में क्या भेजा गया? मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया। हॉकिंस को
भेजा गया, परंतु पुर्तगालियों के प्रभाव से, पुर्तगालियों के कारण इन्हें अनुमति नहीं मिल सकी, अनुमति नहीं मिल सकी व्यापार की, अनुमति नहीं मिल सकी व्यापार की, मिल सकी व्यापार की, इन्हें व्यापार की अनुमति नहीं मिल सकी पुर्तगालियों के कारण, क्योंकि पुर्तगालियों ने कहा इसे आप नहीं दे सकते, मिल सकी व्यापार की। फिर हम क्या देखते हैं, इसने आगे हमने क्या देखा, आगे ब्रिटिश कंपनी ने दक्षिण भारत में प्रयास प्रारंभ किया, दक्षिण भारत से अपने प्रयास प्रारंभ किए, अपने प्रयास प्रारंभ किए। क्यों प्रयास प्रारंभ किए? क्योंकि यहां पर मुगल सत्ता का दबदबा नहीं था। प्रयास प्रारंभ किए क्योंकि यहां क्या था, यहां मुगल सत्ता कमजोर थी, मुगल सत्ता कमजोर थी, इसलिए इसका फायदा मिला, कमजोर थी। इसलिए आप देखेंगे कि प्रारंभिक जो बस्ती बसाए जाते हैं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, वह ब्रिटिश बस्ती आपको दक्षिण भारत में ही यहां पर स्थापित किया गया, स्थापित किया जाता है, दक्षिण भारत में ही स्थापित किया जाता है, कमजोर थी। जैसे 1611 में क्या देखते हैं, 1611 में मसूली पट्टनम में पहली ब्रिटिश बस्ती स्थापित हुई या ब्रिटिश फैक्ट्री खोला गया, फैक्ट्री खोला जाता है, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री खोला गया। आगे क्या होता है, आगे मुगल शासक भी क्या करते हैं, भी ब्रिटिश कंपनी को अनुमति देने के लिए तैयार हो गई, ब्रिटिश कंपनी को अनुमति देने के लिए तैयार हो गई, देने के लिए तैयार हो गई, जिसमें किसकी भूमिका रही, जिसमें जेम्स फर्स्ट कौन है, ब्रिटिश शासक है, ब्रिटिश शासक के दूत टॉमस रो की प्रमुख भूमिका रही, टॉमस रो की प्रमुख भूमिका रही। क्या देखा हमने कि कंपनी ने अपने प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित प्रयास किए। जैसे हम देखते हैं मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया, परंतु पुर्तगालियों के कारण इन्हें अनुमति व्यापार की नहीं मिल सकी। आगे ब्रिटिश कंपनी ने दक्षिण भारत से अपने प्रयास प्रारंभ किए, क्योंकि यहां पर मुगल सत्ता कमजोर थी, और इसका परिणाम भी मिला कि 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री खोल ली गई, जबकि मुगलों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं अपने यहां नहीं दूंगा। आगे मुगल शासक भी ब्रिटिश कंपनी को अनुमति देने के लिए तैयार हो गए, जिसमें जेम्स फर्स्ट के दूत टॉमस रो की प्रमुख भूमिका रही थी। 1623 तक कंपनी ने सूरत, भड़ोच भी बंदरगाह सूरत के पास है, सूरत है, भड़ोच है, आगरा है, जहां पर भी आप देखेंगे सबको यहां पर ले सकते हैं। आगरा हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, आदि में हम क्या देखते हैं, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा तथा मसूलीपट्टनम आदि में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया, अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया। धीरे धीरे यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता चला गया, को स्थापित कर लिया। पहले हमने क्या देखा कि पुर्तगालियों के कारण यहां पर नहीं मिल सकता है व्यापार की, नहीं मिला उसे, लेकिन आगे चल करके टॉमस रो आता है। टॉमस रो 2 बार आता है, जैसे 15 से लेकर के 19 तक 4 वर्ष देखेंगे कि आप यहीं पर टॉमस रो रह जाता है, क्योंकि उसे अधिक व्यापारिक सुविधा प्राप्त करनी थी ब्रिटिश कंपनी के लिए।
फिर यहाँ पर जहांगीर का शासनकाल चल रहा है, तो जहांगीर के द्वारा अनुमति दे दी जाती है और धीरे धीरे इस अनुमति का विस्तार भी किया जाता है। देखो, सूरत बंदरगाह पर अगर फैक्ट्री खोली गई, जो ब्रिटिशों को पहली बार अनुमति मिली थी, सूरत बंदरगाह पर ही मिली थी 1613 ईस्वी के लिए। तो सूरत बंदरगाह उस समय का सबसे अधिक बड़ा बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था सूरत, और वहीं से अधिकांश व्यापार, विदेशी व्यापार संचालित होते थे। ऐसे बंदरगाह पर अगर अनुमति मिली तो ब्रिटिशों को इसका फायदा होगा कि निर्यात करने योग्य वस्तुओं को तेजी से वह जुटा के वैसे बंदरगाह से निर्यात कर सकता है। लेकिन कंपनी यही नहीं रुकती है। सूरत है, भरूच है, अहमदाबाद है, आगरा। आगरा में क्यों रखा गया? आगरा में इसलिए कंपनी, आगरा तो कोई समुद्र के तट है नहीं, आगरा में कोई समुद्र तो है नहीं, फिर भी आगरा में क्यों खोला गया कि जो राज परिवार को जरूरत होती थी सामानों की, राज परिवार के लोग भी बड़े अयास हुआ करते थे, उनको अच्छे अच्छे वस्तुओं की जरूरत होती थी, खास करके शराब वगैरह की बहुत आवश्यकता थी, तो ये लोग तुरंत फिर उसको आपूर्ति कर देते थे। और जो इस प्रकार के लग्जरियस गुड का हम निर्यात करते थे, उससे मुनाफा भी अच्छा खासा होता था। इसलिए आप देखेंगे एक फैक्ट्री आगरा में भी स्थापित किया, जबकि आगरा में कोई हमारे पास समुद्री तट तो है नहीं, बाकी सभी फैक्ट्री आपको समुद्री तट पर नजर आ रहा है। आगरा में हम देखते हैं कि यह बेनिफिट वह प्राप्त करना चाहता था। इस तरह से उसने क्या देखा कि बहुत सारे क्षेत्र में वह अपनी कंपनी को स्थापित करने में एक तरह से कामयाब हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक और बड़ी कामयाबी मिलती है 1639 में। 1639 में स्थानीय शासक से कंपनी को मद्रास पट्टे पर मिल गया, कंपनी को मद्रास मिल गया पट्टे से, मद्रास पट्टे पर मिल गया इस वजह से मिल जाता है, मिल गया। यहीं पर कंपनी ने क्या किया? मिल गया, यहीं पर कंपनी ने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया, सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया। यहीं पर कंपनी ने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कर दिया। मद्रास एक बहुत बड़ी बस्ती है। मद्रास में देखेंगे तो मद्रास को अभी हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, लेकिन मद्रास की स्थापना का श्रेय एज ए सिटी के रूप में ब्रिटिश कंपनी को जाता है। जैसे कलकत्ता नगर की भी स्थापना ब्रिटिशों के द्वारा की गई। फिर आप देखेंगे बंबई को इस रूप में लाने का श्रेय भी ब्रिटिशों को ही जाता है। बंबई टापू अलग थलग है, यानी अगर देखा जाए तो एक साइड से ही वह लैंड से जुड़ा हुआ है और बाकी उसका जो भाग है वह समुद्र के अंदर है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है, एक भाग खाली लैंड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जगह पर जैसे बंबई में भी वह अपना प्रयास कर रहा है प्रसार करने का, क्योंकि बंबई अगर उसको मिल जाता है तो बंबई का डेवलपमेंट इस प्रकार से हो सकता था कि जो सूरत से भी बढ़िया हो जाता। सूरत में थोड़ी दिक्कत भी थी, लेकिन बंबई एकदम प्राकृतिक टापू था, वहां हमेशा पानी भरा रहता था, और अगर उसको एक तरफ से हम किलेबंदी कर देते तो वहां पर किसी के आक्रमण का भी खतरा नहीं था। बंबई वैसे भी खतरनाक सा इलाका बन रहा था, क्योंकि मराठे लगातार वहां हमला करने की स्थिति में थे। मराठे तो सूरत को भी जाके लूट लेते थे, तो बंबई तो उससे नजदीक ही होता। तो बंबई फिर भी एक बहुत सुरक्षित जगह था, क्योंकि अगर एक तरफ से हम उसकी किलेबंदी कर देते हैं तो वहां पर आक्रमण करना किसी के लिए नामुमकिन था। इसीलिए आप देखिएगा कि आगे चल करके बंबई को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश कंपनी प्रयास करती है और प्रयास करने में सफल भी होती है, क्योंकि एक ऐसा सरकमस्टांसेस होता है कि बंबई को पहले किसने जीता? बंबई को पहले जीत लिया पुर्तगालियों ने। आगे चल करके कैथरीन ब्रिगेंजा जो राजकुमारी थी पुर्तगाल की, उसकी शादी हो जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। तो पुर्तगालियों ने बंबई नामक टापू राजा को दहेज में या गिफ्ट में दे दिया। राजा जी दहेज लेके क्या करते वो टापू लेकर के? तो 1668 में उसने वह टापू 10 पौंड वार्षिक की कीमत पर या रेंट पर या पट्टे पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी यहाँ से व्यापार कर रही थी।
उसको कहा कि ले जाओ भाई, तुम अपना व्यापार करो, मुझे 10 पाउंड यानी राजकोष में 10 पाउंड जमा कर दिया करना। इस प्रकार से बंबई मिल गया, बिना जीते ही मिल गया ब्रिटिश कंपनी को, और ब्रिटिश कंपनी ने आधुनिक बंबई की स्थापना करी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर अभी भी बना हुआ है। जैसे मद्रास है, फिर आप देखेंगे कलकत्ता है, आप फिर देखेंगे बंबई है। ये तीनों शहर विकसित करने में ब्रिटिशों का बड़ा रोल रहा है। तो 1639 में स्थानीय शासक से कंपनी को मद्रास पट्टे पर मिल गया, और यहीं पर कंपनी ने सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक एक किले का निर्माण किया था। जॉर्ज नामक किले का यहां पर निर्माण किया था। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, गुप्ता जी, मतलब चैट देख करके ना खून खौलने लगता है। मतलब क्या पढ़ रहे हो, कोई गेहूं बेचने का काम कर रहे हो क्या, कि यहां से गेहूं बेच लिया फिर यहां कैसे आ गया। इतिहास में कालक्रम को फॉलो किया जाता है। 1717 पढ़ गया तो फिर मध्यकालीन खत्म हो गया, उसके बीच में जो घटनाएं घटित हो रही है, क्या कालखंड ऐसे कोई तलवार का धार है जहां से खत्म हो गया, कि उसको कालक्रम मिलाने के लिए 100-200 वर्ष पहले से वो चल रहा होता है प्रक्रिया। नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, समझ पाए। मुझे लगता है ज्ञान की बहुत भारी कमी है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। इतिहास या कोई भी कालखंड ऐसे समाप्त नहीं होता है, अचानक नहीं होता है कि एक चैप्टर बंद किए चैप्टर खत्म। इतिहास तो एक प्रवाह के तरह चलता है ना, एक धारा है ना, कि पीछे आगे उसका थोड़ा सा मतलब जैसे ओवरलैप। इतिहास कैसे चलेगा, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो दूसरा कालखंड यहां से शुरू हो जाएगा, तीसरा कालखंड यहां से शुरू होगा, चौथा कालखंड यहां से शुरू होगा। इतिहास ऐसे चलता है, ना कि ऐसे चलता है, एक खत्म हुआ दूसरा प्रारंभ हुआ तीसरा, ऐसे नहीं चलेगा। इतिहास हमेशा ओवरलैप करता है, एक कालखंड चल रहा होता है, उसके पीछे से ही दूसरे कालखंड की शुरुआत हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप से विकास होता है। जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट जैसे हमने नवपाषाण काल में पढ़ा था, ये सब बातें तो अगर आपने पढ़ी होती, इसलिए थोड़ा सा मतलब एक ऑफ माइंड भी हो जाता है। ये बातें आपने पढ़ी होती तो आपको पता होता कि नवपाषाण काल 2600 तक रहा, लेकिन दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 1000 ईस्वी तक रहा, 1000 तक चलता रहा। फिर नवपाषाण काल वहां खत्म हो गया तो 1000 तक कैसे चलता रहा। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग क्षेत्र में कालखंड या अलग अलग क्षेत्र में घटनाएं अलग अलग तरीके से घटित होती है। आप देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, जिसे ये भी समझ नहीं होता है। तो मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा लोड लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, लोड लेना पड़ेगा, समझना खुद से पड़ेगा, थोड़ा सा समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमने क्या देखा, सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक, क्या बता रहा था वही भूल गया। सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किला हम क्या देखते हैं यहां पर समझ में यहां पर हमने देखा स्थापित होता है। फिर हम क्या देखते हैं 1668 में ब्रिटिश सम्राट से कंपनी को क्या मिल जाता है, कंपनी को बंबई का टापू मिल जाता है, बंबई का टापू मिल गया, जिसकी कंपनी तुरंत किलेबंदी प्रारंभ कर दी, जिसकी कंपनी ने तुरंत किलेबंदी प्रारंभ कर दी, क्योंकि यहां पर मराठों के आक्रमण का डर था। कंपनी ने तुरंत किलेबंदी प्रारंभ कर दी, किलेबंदी कर ली, क्योंकि यहां पर मराठों के आक्रमण का डर था, मराठों के आक्रमण का खतरा था। मराठे तो कहीं भी पहुंच जाते थे, इसको डर था कि कंपनी बनेगी, अगर बहुत बढ़िया यहां से व्यापार हुआ तो मराठे क्या करेंगे, यहां पर फटाफट आक्रमण कर देंगे, फटाफट यहां आक्रमण कर देंगे। इसलिए सबसे पहले उसने क्या कर दिया, सबसे पहले उसको केप ऑफ गुड होप क्या है, छवि गिरी। कल की क्लास नहीं देखा है तो एक बार देख लेना मैं आपके थ्रू, क्योंकि हर जगह बताया गया है। मैं आपके ऊपर ही जिम्मेवारी देता हूं कि आपको केप ऑफ गुड होप खुद ही बताना है, यहां मैं नहीं बताऊंगा आप, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। तो आप क्लास देख करके खुद ही मुझे बताइएगा, और ये आपको एक टास्क दिया गया।
जो बच्चे ऐसे होते हैं उनको टास्क देते हैं कि आप बताएंगे कि केप ऑफ गुड होप क्या है। क्या एक प्लेस का नाम है, क्या एक जानवर का नाम है, क्या मनुष्य का नाम है, जहाज का नाम है, क्या है केप ऑफ गुड होप। क्यों यह चर्चा में रहा है? क्योंकि कल तो हमने कल क्लास में चर्चा की है, केवल यही नहीं की है, सुपर 60 वाले क्लास में भी सेम चीज़ें बताई गई है। कई जगह हमने एडवांस लेवल पर भी बताई गई है, और मैंने मैप के थ्रू भी कई बार बताया है कि मैप के थ्रू भी, जो ये मैप है आपका, मैंने कई बार बताया है कि जब पुर्तगाली कंपनी यहाँ से रास्ता खोजते खोजते पहली बार बार्थोलोमेव डियाज यहाँ पर पहुँचता है, तो जब उसको पता चला कि यहाँ पर लैंड अब समाप्त हो गया है, अब समुद्र का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं, इसको कहा गया उत्तर मासा अंतरिप हिंदी में, और गुड होप यानी अच्छी आशा भरी सूचना यहाँ पर हम देखते हैं। केप ऑफ गुड होप क्या है? एक तरह से अफ्रीका की दक्षिणी सीमा है, यहां से लैंड खत्म हो जाता है और फिर ये जहाज इस रास्ते से आ पाएगा। लेकिन आपको बताना है मुझे समझ करके। 1668 में ब्रिटिश साम्राज्य से कंपनी को बंबई का टापू मिल गया, जिसकी कंपनी ने तुरंत किलेबंदी कर ली, क्योंकि यहां मराठों के आक्रमण का लगातार खतरा मौजूद हुआ करता था। अगर हम पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट की बात करें, ये तो पश्चिमी तट पर हमने देखा। अगर हम पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट कौन सा होगा? क्या दिमाग में कुछ नक्शा बनता है? अगर हम पूर्वी तट की बात करें कि भारत का पूर्वी तट कौन सा है, तो भारत का पूर्वी तट कौन सा होगा? भारत का पूर्वी तट ये वाला होगा ना, यहां से यहां तक। ये क्या है? पश्चिमी तट है। अभी हमने देखा ये सूरत बंदरगाह है, यहां हमने देखा महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है, कालीकट है, कोचीन है, सिलोन है। फिर ये पूर्वी तट की बात हो रही है। अभी हमने मद्रास को यहां पर देखा, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये ओडिशा का तट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बंगाल का तट। लेकिन मैं कितना भी समझाऊंगा, लगातार मैंने लिख दिया, इतना तो समय नहीं दिया जा सकता, लगातार मैंने समझा दिया, लेकिन खुद से अगर मैप आप नहीं देखेंगे तो मेरी बात तिनके के बराबर भी आपके दिमाग में नहीं एंट्री करेगी। मैं प्रयास तो कर रहा हूं अपने जानते कि आपको समझा करके ही जाऊं, लेकिन मुझे बहुत अधिक विश्वास यह होता है कि चूंकि बच्चे लोड नहीं लेते, जैसे किताब बंद किया कहानी खत्म। थोड़ा सा प्रयास खुद भी करिए। अब मैं पूर्वी तट दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं देख पा रहे, किताब अपने सामने रखेंगे, किताब को निकाल के देखेंगे कि भाई पूर्वी तट कहाँ है, पश्चिमी तट कहाँ है, कोरोमंडल तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है, गुजरात तट का कहाँ है, बंगाल कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, कौन कौन सा राज्य हमारे समुद्र के किनारे है, समुद्र के तट पर कौन कौन सा राज्य पड़ता है, कौन कौन सा राज्य समुद्र के किनारे नहीं है, अगर नहीं है तो वह व्यापार कैसे करता होगा। सारी बातें एक दूसरे से गुथी हुई है। जब तक अपने दिमाग को भाव शून्य रखेंगे तब तक समझदारी नहीं बनेगी। भाव उत्पन्न होना, प्रश्न उत्पन्न होने जरूरी है, और उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम पूर्वी तट की बात कर रहे हैं तो असल में बंगाल वाले तट की बात कर रहे हैं। यहां से पूर्वी तट पर हमने पहले ही देखा कि मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना हो गई है, और वहां पर भी एक सेंट फोर्ट जॉर्ज नामक किले का निर्माण भी हो गया है। और यहां से अब बढ़ेगा ब्रिटिश कंपनी ऊपर की तरफ, और इसके चक्कर में वो कहां चला जाएगा? 1633 तक हम क्या देखते हैं? 1633 तक ओडिशा तट पर बालासोर में फैक्ट्री स्थापित होती है। फैक्ट्री स्थापित हुई, बालासोर में फैक्ट्री स्थापित हुई। फिर यहां से हम आगे अगर बढ़ते हैं तो 1651 में हम क्या देखते हैं? बंगाल के हुगली में फैक्ट्री की स्थापना होती है। फैक्ट्री की स्थापना हुई। अब अगर मैप के रूप में देखें, मैप अगर देखें, मान के चलते हैं कि ये हमारा भारत का नक्शा है, ये गुजरात है और ये बंगाल का तट है। अब यहां पर हमने देखा सूरत है, यहां हमने देखा बंबई है, ठीक है। यहां से अब कोचीन यहां पर मिल जाएगा, जो भारत मतलब ब्रिटिश कंपनी के लिए नहीं है। यहां हम देखते हैं मद्रास है। यहां हम देखते हैं सूरत में कब होता है? 1613 में फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। यहां देखते हैं बंबई में 1668 में स्थापित हो गया। मद्रास में देखते हैं 1639 में स्थापित हो गया। ओडिशा में हम देखते हैं यहां पर बालासोर है, जो अभी लिखाया गया है, और 1633 में आ गया।
और हुगली यहां पर आ जाएगा जो बंगाल में है, यह 1651 में हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। और अगर ये नक्शा दिमाग में नहीं उभर के आया या इस नक्शे को आप नहीं समझ पाए, क्योंकि मैटर लिखाते जा रहे हैं, मैटर आप ऐसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद नहीं, जैसे आप कहते हैं ना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसका कारण यही है कि हमने समझ के नहीं पढ़ा है। जैसे ही हम प्रश्न उत्पन्न करेंगे कि भाई हुगली कहाँ है, बालासोर कहाँ है, ओडिशा कहाँ है, वैसे ही दिमाग संकेत देगा कि बेटा जाकर के किताब देखो या नेट पर देखो, इंटरनेट पर भी मैप उपलब्ध होता है, फिर आपको वो ढूंढ के निकाल देगा और जब आप अपने आंखों से देखेंगे उसको बातें याद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी लिखा दें लेकिन किताब को तो हमें पढ़ना ही चाहिए। वहां पर थोड़ा सा मैप भी दिया रहता है, मैं मैप दिखाता हूं, लेकिन आप उसको कितना कैच कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1651 में बंगाल की हुगली में फैक्ट्री की स्थापना हुई और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पर और भी फैक्ट्री स्थापित हो चली गई। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कंपनी ने ढाका तथा पटना जैसे केंद्रों पर भी फैक्ट्री स्थापित कर ली, केंद्रों पर भी फैक्ट्री स्थापित कर ली। धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कहां से शुरू किया था, शुरू तो इसने मसूलीपट्टनम से किया था, मसूलीपट्टनम यहां से पट्टनम से शुरू किया था और यह किया था 1611 में। लेकिन मसूलीपट्टनम के बाद ये सूरत चला जाता है, फिर ये मद्रास आ जाता है, फिर यहां पर बंबई आ जाता है, फिर बालासोर है और 51 में हम देखते हैं ये हुगली भी चला जाता है। यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर यह अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लेता है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो समुद्र से जुड़े हुए भी नहीं है, समुद्र से जुड़े हुए भी नहीं है। तो अमित ठाकुर 1633 में शाहजहां का शासन था, तो क्या दिक्कत है, शाहजहां से कोई दुश्मनी है इसको, शाहजहां से इसको कोई दुश्मनी तो है नहीं, शाहजहां का शासन था। तो इसमें क्या कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया मुझे। आप पूरा चैट करेंगे तभी तो देख पाऊंगा, नहीं तो क्लास डिस्टर्ब होता है, या तो मैं चैट देखूंगा ही नहीं। धीरे धीरे कंपनी ने ढाका तथा पटना जैसे केंद्रों पर भी फैक्ट्री स्थापित कर ली। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर खास करके इस क्षेत्र में कंपनी ने प्रयास किया कि राजनीतिक बंगाल के क्षेत्र में, खास करके बंगाल क्षेत्र की दूरी चूंकि मुगल केंद्र से अधिक थी, तो कंपनी ने प्रयास किया कि यहां पर राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जाए, यहां पर राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जाए, लेकिन कंपनी को मुगल सत्ता का प्रभाव या मुगलों की शक्ति का अंदाजा नहीं था, मुगलों की शक्ति का अंदाजा नहीं था। अब देखिए यहां पर क्या है, एक कहानी, अंदाजा नहीं था। अब बंगाल आप देख रहे हैं ना, जो बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल के क्षेत्र में हमेशा हम देखेंगे कि विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। अगर आप बंगाल के क्षेत्र को देखेंगे तो यहां पर हमेशा एक विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। कोई भी शासक रहा हो, यहां मान लो ये बंगाल का एरिया है, पूरा का पूरा क्या है, बंगाल का एरिया है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। कोई भी शासक क्यों न रहा हो, जैसे ही शासक कमजोर पड़ता है, बंगाल फ्री होने की कोशिश करता है। शुरुआत से हम देख रहे हैं, सल्तनत काल से ही। तो जब कंपनी यहां पर आती है, उसने देखा कि यहां तो मुगल सत्ता थोड़ी कमजोर है, क्योंकि दिल्ली तो बहुत दूर है, दिल्ली और आगरा बहुत दूर है, और औरंगजेब बेसिकली दक्षिण भारत में है। इस समय आप देखेंगे, इस समय औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, औरंगजेब दक्षिण भारत में है, मुगल यहां पर शायद उतने प्रभावी नहीं है। तो कंपनी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखा, कहा क्या यहां राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ले, कुछ राजनीतिक प्रभाव बना ले अपना।
क्षेत्र जीत लेंगे तो यहां पर शासन करना या व्यापार करना आसान होगा। तो उसने कहा हाँ कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से यहां पर कंपनी कुछ राजनीतिक सत्ता ग्रहण करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि मुगल अभी कितने प्रभावी। जैसे औरंगजेब को भनक लगी कि कंपनी यहां पर कुछ करने वाली है, तो अपनी सैनिकों को भेजा और कहा कि अंग्रेजों को हुगली से बाहर भगा दो। बाहर भगाने के लिए सेना भेजी और केवल यही आदेश नहीं दिया कि हुगली मतलब बंगाल से अंग्रेजों को बाहर भगा दो, बल्कि यह भी आदेश दिया कि अंग्रेजों के जितने भी केंद्र हैं सब पर कब्जा कर लो। सूरत पर भी कब्जा हो गया, बंबई पर भी मतलब आक्रमण की तैयारी हुई। बंबई चूंकि अलग थलग था तो उस पर डायरेक्ट आक्रमण करना संभव नहीं था, तो बंबई पर भी आक्रमण करने की तैयारी हो गई। फिर वहां मसूलीपट्टनम तक यह हमला किया गया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ उसके सभी केंद्र पर हमला किया। बंगाल में जैसे हमला किया तो अंग्रेज तो हक्के बक्के रह गए, क्या वो क्या करें भाई, तो भाग गया। वहां पर एक देखेंगे जो फुल्टा है ना, बांग्लादेश और भारत के बीच में है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं। उसको फीवर आइलैंड भी कहा जाता है, बुखार वाला आइलैंड कहा जाता है। वहां जाने के बाद मच्छर काटेगा तो बुखार ही लगा देता था। अब अंग्रेजों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो भाग करके वो फीवर आइलैंड पर चले जाते। किसी तरह से जान बची। फिर जब औरंगजेब वापस लौटता है तो एक समझौता हो गया, और समझौते के बाद कम से कम 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया कंपनी के ऊपर। और फिर कहा कि चलो व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि ब्रिटिश कंपनी यहाँ से जो वस्तुएं निर्यात करती है उसकी वजह से भारतीय दस्तकारों को फायदा होता है, क्योंकि जब भी निर्यात होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो उत्पादन करने वाला है उसको बेनिफिट होगा। इस तरह से यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प कहानी खड़ी हो जाती है। क्या देखा आपने? यहां कहा कि राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जाए, लेकिन कंपनी को मुगलों की शक्ति का अंदाजा नहीं था। औरंगजेब ने क्या था, 1600 कंपनी तथा मुगलों के मध्य पहला टकराव, मुगलों के मध्य पहला टकराव कब होता है? पहला टकराव यानी पहली झड़प या पहला युद्ध कह सकते हैं। पहला जो युद्ध है वो क्या होगा? हाँ, मैप जरूर साथ लेके बैठिए, ज्यादा अच्छा होगा। हमने क्या देखा यहां पर, उसने पहला टकराव जो होता है वह होता है आपका 1686 में। पहला टकराव 1686 में हुआ। 86 में हुआ। औरंगजेब ने आदेश दिया, औरंगजेब ने आदेश दिया कि ब्रिटिशों के सभी केंद्र को पर कब्जा कर लिया जाए। आदेश दिया कि ब्रिटिशों के सभी केंद्रों, ब्रिटिशों के सभी केंद्र पर कब्जा कर लिया जाए। सभी केंद्रों पर कब्जा कर लिया गया या कब्जा कर लिया जाए, कर लिया जाए। मुगल सेना ने हुगली पर आक्रमण किया, हुगली पर आक्रमण किया, पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या अंग्रेज पराजित होते हैं, पराजित हुए तथा फुल्टा द्वीप या फीवर आइलैंड पर भागकर जान बचाई। फीवर आइलैंड पर भाग करके जान बचाई। किसी तरह से भागा। आगे हम क्या देखते हैं? आगे मुगलों से माफी मांग लेने पर औरंगजेब ने 1.5 लाख के मुआवजे पर ब्रिटिश कंपनी के सभी अधिकार बहाल कर दिए। ब्रिटिश कंपनी के सभी अधिकार बहाल कर दिए। ये सभी अधिकार बहाल कर दिए। वस्तुतः क्या माना जाता है? कर दिए। औरंगजेब का मानना था कर दिए। वस्तुतः औरंगजेब का मानना था कि ब्रिटिशों द्वारा
ब्रिटिशों द्वारा भारतीय कपड़ों के निर्यात से या भारतीय वस्त्रों के निर्यात से किसको फायदा हो रहा है? निर्यात से भारतीय हस्तकारों को फायदा होता है, को आर्थिक लाभ पहुंचता है, को आर्थिक लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, आर्थिक लाभ मिल रहा है। क्या देखा? बंगाल क्षेत्र की दूरी चूंकि मुगल केंद्र से अधिक थी तो कंपनी ने प्रयास किया कि यहां पर राजनीतिक सत्ता भी स्थापित की जाए, लेकिन कंपनी को मुगलों की शक्ति का अंदाजा था ही नहीं। कंपनी तथा मुगलों के मध्य पहला टकराव 1686 में होता है। औरंगजेब ने आदेश दिया कि ब्रिटिशों के सभी केंद्रों पर कब्जा कर लिया जाए। मुगल सेना ने हुगली पर आक्रमण किया, अंग्रेज पराजित हुए, फीवर आइलैंड पर भागकर जान बचा पाए। आगे मुगलों से माफी मांग लेने पर औरंगजेब ने 1.5 लाख के मुआवजे पर ब्रिटिश कंपनी के सभी अधिकार बहाल कर दिए। वस्तुतः औरंगजेब का मानना था कि ब्रिटिशों द्वारा भारतीय वस्त्रों के निर्यात से भारतीय हस्तकारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। चूंकि ये लोग निर्यात करते हैं तो इसकी वजह से यहां पर इसे फायदा हो रहा है। ठीक है। भारत के व्यापारियों को उस समय कौन सा नुकसान हो रहा था? भारत के व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सिखा यादव, जिस कालखंड की बात हो रही है उस समय भारतीय व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश कंपनी प्रारंभिक स्टेज में, अभी तो वह विदेश से सोना लाती है और भारत के वस्तुओं को खरीद करके ले जाती है। एक नुकसान हो सकता है, वह नुकसान हो सकता है कि भारतीय दस्तकारों को वो ये कहे कि हमारे लिए माल जल्दी से जल्दी बनाओ, हमारे लिए सामान जल्दी से जल्दी बनाओ, और उसको अग्रिम धन भी दे दिया जाए कि आपको बनाने के लिए, जैसे एडवांस हम देते हैं ना, कोई प्रोडक्शन हमें कराना है तो हम एडवांस दे देते हैं। तो एडवांस देने के दौरान ये शर्तें रखी जा सकती है कि जो सामान खरीदा जाएगा वो मेरे मर्जी से खरीदा जाएगा, यानी मेरी मर्जी के मूल्य पर खरीदा जाएगा। लेकिन इस कालखंड तक अंग्रेज बहुत शक्तिशाली नहीं थे। यहां पर अधिकतर उनका ध्यान था कि किसी प्रकार से यहां से सस्ती दरों पर वस्तुओं को लेकर के जाया जाए। अंग्रेज प्रायः प्रयास करते थे कि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है वो उसके ऊपर लागू ना हो पाए, जिसको हम चुंगी या टोल टैक्स कहते हैं, वह हमारे ऊपर लागू ना हो, एक्साइज टैक्स ना लगे। उससे क्या होगा? वस्तु थोड़ा सस्ता मिलेगा। इस टैक्स को बचाने के लिए वह राजा से संपर्क भी करता था ताकि ये टैक्स राजा माफ करते, जैसे औरंगजेब भी माफ कर देता है कि एक मुश्त आप पैसे दे दो, जैसे 3000 रुपये वार्षिक आपने दे दिया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कुछ उपाय धीरे धीरे अंग्रेज चाहने लगे और चाहते चाहते उसमें सफल भी हो जाते। तो अभी ब्रिटिश व्यापारियों को, भारतीय व्यापारियों को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि फायदा ही हो रहा है, बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। एक तरह से यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां से धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि यह माफ हो जाता है। दूसरी तरफ हकीकत एक बात और भी है कि औरंगजेब जानता है कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि समुद्र में जाकर के हम युद्ध कर सके। लैंड पर तो युद्ध हो जाएगा, लेकिन समुद्र में अगर भाग करके अपने जहाज पर खड़ा हो गया और तोप वाला जहाज है, तो मुगलों के पास तो जहाज है ही नहीं उस टाइप का। मुगलों के पास व्यापारिक जहाज है, मुगलों के पास नौसेना नहीं थी। नौसेना होता तो शायद ब्रिटेन के इस कंपनी यहां पर टिकती ही नहीं, या दूसरे देश की भी कंपनी यहां पर नहीं टिकती। मुगल सैनिकों, मुगल शासकों ने कभी भी नौसेना बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं। इनको आइडिया ही नहीं था कि नौसेना बनाना भी जरूरी है। इसलिए हम मुगल शासन की आलोचना भी करते हैं कि इसको विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में इसे कुछ पता ही नहीं था। ये अपने में ही खोए रहे, ऐश मौज करते रहे, घर बनाते रहे, भवन मकबरे सजाते रहे। इनको आइडिया ही नहीं था कि विश्व में हो क्या रहा है। इनको लगता था कि ये सब तो बड़ा निरीह प्राणी है, कहाँ से आ गया है व्यापार करने के लिए। दरबार में आता था, लेट करके उनको प्रणाम करना होता था, इसी में मुगल शासक बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूरदर्शिता का अभाव था। दूरदर्शिता कैसे होता है? जब हम वैश्विक संपर्क रखते हैं। जैसे आप टीपू सुल्तान को देखती, टीपू सुल्तान वैश्विक संपर्क रखता था, उसको फ्रांस की क्रांति के बारे में पता था कि फ्रांस की क्रांति हो चुकी है। ऐसा कोई दूरदर्शी शासक अपने यहाँ था नहीं। इस वजह से यहाँ पर हम छोटे लाभ के लिए प्रयास करते थे। छोटे लाभ के कारण ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है।
औरंगजेब डायरेक्ट कंपनी को ब्रिटेन वापस भेज देता तो कितना अच्छा होता। तो ये आपको लग रहा है ना, मैंने अभी कहा ना, औरंगजेब भेज कैसे देता। औरंगजेब के पास जहाज ही नहीं है। अगर मान लो ये देखो भारत है, आपका भारत है ना, भारत तो जानते ही हैं, मान लो ये भारत है, औरंगजेब का राज्य तो बहुत बड़ा है। अगर यहां पर हमने युद्ध किया, यहां पर हमने युद्ध किया, ठीक है, यहां से हमने युद्ध किया, हुगली से भगा दिया, और अगर ब्रिटिश जहाज यहां आकर के खड़ा हो गया, तब आप कैसे भगाएंगे उसको? आपके पास तो नौसेना है ही नहीं। आप सामान्य नाव से आएंगे तो वो मार करके आप ही को भगा देगा। समुद्र में नहीं जीत सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही जो मैंने अभी चर्चा की। समुद्र में आपके पास पावर नहीं है। यही कारण है कि पुर्तगाली या ब्रिटिश हावी होते चले गए। पुर्तगालियों ने भी क्या किया, एक तरह से यहां पर बैरियर लगा दिया, अपना जहाज लगा दिया। अगर कोई यहां से जहाज जाएगा या आएगा तो उसको टैक्स देकर के ही जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं आर्मेडा कार्टेज सिस्टम। ये कार्टेज नामक टैक्स वसूलता था, चाहे मुगल शासक क्यों ना हो। अगर मुगल शासक का ही जहाज आगे जाएगा तो बिना टैक्स दिए नहीं जा सकता, समुद्र में वो डुबा देगा उसको। इतना पावरफुल, क्योंकि अपने पास नौसेना है नहीं, तो स्वाभाविक है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी निकल करके आती है। अपनी कमी को तो हम स्वीकार करते हैं, करेंगे ना। हमने क्या देखा कि यहां पर वस्तुतः औरंगजेब का मानना था कि ब्रिटिशों द्वारा भारतीय वस्तुओं के या वस्त्रों के निर्यात से भारतीय हस्तकारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। बंगाल में अगर आगे का प्रसार देखा जाए तो कैसे होता है। बंगाल में आगे का प्रसार जब हम देखते हैं, यहां पर एक प्रसार होता है आपका 1698 में, 1698 में। यहां पर हम क्या देखते हैं, 3 बस्तियों को हम खरीद लेते हैं, 3 वस्तुओं को खरीदते हैं। जैसे सुतानाती है, सुतानाती, कोलिकाता तथा गोविंदपुरा गांव को खरीदा गया। गोविंदपुरा गांव को लीज पर लिया गया, गांव को पट्टे पर प्राप्त किया गया, और यहीं पर किया गया तथा यहीं पर किया गया। यही गांव आगे चल करके क्या विकसित होता है, गांव आगे चलकर कलकत्ता शहर के रूप में विकसित हुआ, शहर के रूप में विकसित हुआ, जहां पर विकसित हुआ, जहां अंग्रेजों ने एक किला बनाया। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नामक किला बनाया था। फोर्ट विलियम नामक किला यहीं पर बनाया था। 3 गांव था, आगे चलकर इसमें 38 गांव और भी ऐड हो जाते हैं। आगे चलकर के देखेंगे इसमें 38 गांव और खरीद लिया। केवल 3 गांव में कलकत्ता नहीं बसा हुआ है, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया ना। तो कलकत्ता जो बसा हुआ है वह समुद्र के किनारे है, और वहां पर पहले 3 गांव था, जिसका नाम हमको एग्जाम में भी पूछा जाता है। कोलिकाता है, सुतानाती है, गोविंदपुरा है। 3 गांव था, उसमें बाद में 38 गांव को और मिला दिया गया। एक तरह से आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी, और यहीं पर कंपनी ने किसका निर्माण किया, फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया है। ठीक है, फोर्ट विलियम का यह निर्माण कर दिया गया। यहीं पर हम देखते हैं। आगे हम चल करके क्या देखते हैं, आगे चल करके 1717 में हम क्या देखते हैं, दूसरा एक डेट आएगा 1717। कंपनी को तत्कालीन मुगल सूबेदार, तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से एक आदेश पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया, आदेश पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये के भुगतान के बदले शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई।
व्यापार की अनुमति दी गई। कहा कि एक बार आप 3000 दे दीजिए, अनुमति दी गई। और इस आदेश को सूरत तथा दक्कन के क्षेत्र में भी लागू किया गया, क्षेत्र में भी विस्तारित किया गया। इस आदेश को सूरत तथा दक्कन के क्षेत्र में भी विस्तारित किया जाता है। अब देखिए, एक नई सुविधा मिल गई। कंपनी को तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियर से एक आदेश पत्र प्राप्त हो जाता है और इस आदेश पत्र में कहा गया, अगर आप एक बार में 3000 रुपये दे देते हैं, 3000 रुपये दे देते हैं, तो आपको कोई भी चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपके सभी व्यापारिक जो कारोबार है वह आपके मुक्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं। वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं कहा गया है कि सूरत में कितना पैसा लिया गया, तो सूरत के लिए 10,000 लिया गया। सूरत चूंकि बड़ा बंदरगाह था, कहा गया कि 10,000 अगर दे देते हो तो सूरत से होने वाला सभी व्यापार आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, और अगर 3000 दे देते हो तो बंगाल से होने वाला सभी व्यापार टैक्स फ्री हो जाएगा। अब इससे कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि निर्यात जो वस्तु हो रही है उस पर बहुत बड़ा भाग टैक्स का ही होता है, और वो टैक्स अब हट जाएगा। लेकिन उसके लिए कंपनी को एक मुश्त भुगतान करना है, बहुत बड़ी रकम नहीं है। कहाँ देखिए, जुर्माना ही इनसे 1.5 लाख रुपया लिया गया था, और केवल 3000 और 10,000 रुपये के बदले इन्हें टैक्स के मुक्ति मिल गई। और केवल बंगाल में ही नहीं, बल्कि दक्कन वगैरह के क्षेत्र में, बंबई वगैरह के क्षेत्र में भी इसको टैक्सेशन से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से यह अपने व्यापार को तेजी से बढ़ा पाएगा। ठीक है, तेजी से आगे बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हालांकि हम क्या करते हैं यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस सुविधा के पश्चात हम क्या देखते हैं, इस सुविधा के पश्चात कंपनी ने बंगाल में तेजी से विस्तार किया। बंगाल में अपने व्यापार का तेजी से विस्तार किया, अपने व्यापार का तेजी से विस्तार किया। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण अगर लें तो अगर हम देखें इसको, तो 1717 की बात हो रही है ना, तो अगर आप देखें 1708 में तो केवल 5 लाख पौंड का व्यापार होता था। 5 लाख पौंड का व्यापार होता था। पौंड क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा है। और फिर अगर 20 वर्षों के बाद देखें, लगभग 1740 में देखें, तो यह 18 लाख पौंड हो जाता है। 1740 में हम क्या देखते हैं, 18 लाख पौंड का व्यापार हो जाता है। पौंड का व्यापार हो जाता है, काफी अच्छा विस्तार होता है। इन सुविधाओं के पश्चात कंपनी ने बंगाल में अपने व्यापार का तेजी से विस्तार किया। 1708 में 5 लाख पौंड का व्यापार होता है। 1740 में 18 लाख पौंड का व्यापार हो जाता है। तकरीबन हम क्या देखते हैं, लगभग 13 लाख पौंड अधिक व्यापार करना संभव हुआ। यद्यपि इसके बावजूद भी बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षा वह नहीं रख पाई बंगाल में, क्योंकि मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान जैसे नवाबों ने कंपनी की महत्वाकांक्षा पर अंकुश बनाए रखा। इसके बावजूद कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी। कब तक? 1756 तक नहीं हो सकी। 1756 तक, क्योंकि यहां पर अलीवर्दी खान या मुर्शीद कुली खान जैसे शक्तिशाली प्रशासक मौजूद थे। नहीं हो सकी क्योंकि यहां पर मुर्शीद कुली खान तथा अलीवर्दी खान जैसे शक्तिशाली प्रशासक थे। अलीवर्दी
खान जैसे शक्तिशाली प्रशासक थे, शक्तिशाली प्रशासक, यानी बंगाल से यह व्यापार करता रहा, लेकिन बंगाल से यह नाजायज व्यापार नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? यहाँ पर जो नवाब हैं, मुर्शिद कुली खान या इस टाइप के नवाब हैं, अलीवर्दी खान, सरफराज खान है, कम से कम 1756 तक कंपनी बहुत अधिक नाजायज काम यहाँ से नहीं कर सकी, नाजायज मुनाफा नहीं कमा सकी, क्योंकि इन नवाबों के द्वारा उसे नियंत्रित किया गया, मतलब इनके मनमाने मांगों को मानने से इनकार कर दिया गया। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक तरह से आगे हम क्या देखते हैं कि छविगिरी मैंने देख लिया था, छविगिरी देख लिया था, और आप डिस्टर्ब ही एक तरह से कर रहे हैं क्लास को, आपका चैट मैंने देख लिया था। और जब आप खुद खोज सकते हैं, अभी मेरे कहने पर आपने खोज लिया और आपको लग रहा है कि आपके चैट को मैं देख नहीं पा रहा, तो मैंने देख लिया था। मैं सभी चैट को बीच में देख ही लेता हूँ, प्रासंगिक होता है तभी मैं उत्तर दूंगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं सभी चैट का उत्तर देने के लिए बाध्य, देख लिया था। और आगे अनुरोध होगा कि ऐसे चीज़ों को खुद से पहले खोजने की कोशिश कीजिए। जब हार मान लेते हैं तब मेरे पास आइए। जीवन का यही फंडा भी है, हमेशा हम सहारे की तलाश नहीं करेंगे, हमेशा पहले खुद प्रयास करेंगे। जब हार मान लेते हैं तब जा करके हम सहारा लेते हैं। जब आपके पास सारी बातें हैं, सारी सुविधा है, तो खुद से क्यों ना प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यह एक तरह से केंद्र बनता चला गया। धीरे धीरे क्या होता है कि चूंकि इन केंद्रों पर व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी, तो क्या होता है, तो इन शहरी केंद्रों पर जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी। इन शहरी केंद्रों पर जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती चली गई, तेजी से बढ़ी, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी अधिक है जॉब का। तो लोग दूर दूर से आकर के लोग क्या करेंगे, इसी जगह आकर के रहने लगेंगे, क्योंकि दूर दूर के लोग यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो स्वाभाविक होगा ना, तो यहां पर लोग धीरे धीरे आकर के रहने लग जाते हैं, एक तरह से रहने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर एक और कंपनी है, वह होता है आपका फ्रांसीसी कंपनी, या इसके साथ एक और लाइन आप जोड़ सकते हैं। चूंकि उत्तर भारत में ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपनी यह महत्वाकांक्षा कहां से प्रारंभ की, महत्वाकांक्षा दक्षिणी राज्यों के उत्तराधिकार संघर्ष में इसी कारण से पूरी करनी चाहिए। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष किससे प्रारंभ होता है, संघर्ष दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया से या फ्रांसीसी कंपनी से प्रारंभ हो गया, फ्रांसीसी कंपनी से प्रारंभ हुआ, कंपनी से प्रारंभ होता है। ठीक है, देखिए हुआ क्या हुआ यह समझेंगे।
चूंकि उत्तर भारत में ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, जैसा कि वो बंगाल में करना चाहता था, लेकिन उसको तो हरा दिया गया। और उसके बाद भी हम देखते हैं मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान जैसे शक्तिशाली लोग रहे, तो उनको लगा कि भाई बंगाल में मेरी दाल गलने वाली नहीं, इसलिए वह कहाँ चली जाती है, दक्षिण भारत में चली जाती है और वहां के उत्तराधिकारी राज्य में महत्वाकांक्षा, वहां के उत्तराधिकार के संघर्ष में हस्तक्षेप करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करना चाहती है। लेकिन दक्षिण में इस समय केवल ब्रिटिश कंपनी नहीं थी, दक्षिण में इस समय फ्रांसीसी कंपनी भी हाजिर थी और फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी की जन्मजात शत्रु थी। क्यों शत्रु थी जन्मजात? कि ब्रिटिश कंपनी का मतलब है ब्रिटेन की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी का मतलब है फ्रांस की कंपनी। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो जरा नहीं देखा है तो मैं चलता हूं आपको वर्ल्ड टूर पर लेकर के। ये मैप देखिए, यहां बहुत कुछ बातें स्पष्ट है। वैसे देश का नाम तो नहीं दिया है, देश का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारी बातें यहां पर स्पष्ट दी गई है। ठीक है, देखिए यहां अगर हम लेके चलते हैं तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, यह भाग आपका यूके का है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है। ठीक है, छोटा सा भाग है, यूनाइटेड किंगडम होगा, ये ब्रिटेन का भाग होगा। और फिर जो उसके बगल का भाग देखते हैं वह किसका हो जाएगा, वह छोटा सा दूसरा जो भाग हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फ्रांस का। दूसरा जो भाग हो जाएगा वह किसका हो जाएगा, फ्रांस का हो जाएगा। एक मार्क हमने कर दिया यूके, और ये जो भैया भाग आप देख रहे हैं, ये छोटा सा बड़ा सा थोड़ा सा भाग है ना ये वाला, अब तो खैर मैप अलग होगा, ये आपका फ्रांस, फ्रांस है। ठीक है, अब ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, एकदम पड़ोसी राष्ट्र है भारत पाकिस्तान की तरह, और बीच में ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने के लिए बीच में एक चैनल है, यानी एक समुद्र का गलियारा है जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। अब ब्रिटेन क्या है, अलग थलग है यूरोप से। ब्रिटेन को आप देखेंगे तो यूरोप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग से द्वीपीय देश है। और फ्रांस यूरोप के अंदर है। अगर ब्रिटेन अपना व्यापार करना चाहेगा तो कहां से करेगा, अपना व्यापार कहां से करना चाहिए उसे, तो यूरोप से करना चाहिए, क्योंकि अपनी वस्तु वह यूरोप में ही बेचेगा। और फ्रांस चूंकि एक बड़ा देश है तो वह भी अपना व्यापार यूरोप से करना चाहेगा। इस बात को लेकर के कि यूरोप पर किसका प्रभाव हो, इस बात को लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हमेशा शत्रुता रहती थी, हमेशा दुश्मनी ही रहती थी। और यही कारण है कि इन दोनों कंपनियों के बीच में भी शत्रुता ही रहती थी, चाहे जहां पर भी हो, एक दूसरे के मित्र नहीं थे। झगड़ा हो जाता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था जब वो वाला क्लास आपने देखा होगा, मैंने कहा कि आप दो पड़ोसी हैं, अड़ोस पड़ोस में घर है और बड़ी गहरी मित्रता है दोनों परिवार में, एकदम आना जाना सब कुछ है, बैठना। और फिर आप दोनों, मतलब दोनों परिवार के एक एक बच्चे बंबई जाकर के पढ़ने चले जाते हैं, आईआईटी की तैयारी करने चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं आईएएस की तैयारी करने के लिए, और एक ही रूम में रहते हैं। किसी कारण से वहां पर गांव के दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हो जाता है तो दोनों परिवार ने अपने अपने बच्चे को फोन किया कि तुम उसके साथ मत रहना, फिर आप अलग अलग हो जाते, जबकि आपकी दुश्मनी नहीं है, आप दोनों बच्चे तो दिल्ली में, आपकी क्या दुश्मनी, आप तो मिलजुल करके रह रहे। लेकिन आपके परिवार में झगड़ा हो गया तो आपको भी मजबूरन अलग ही होना पड़ेगा। ऐसा होता रहा है परिवार में, आपने देखा होगा कि झगड़ा अगर होता है तो सभी परिवार का ही झगड़ा होता है। तो यही स्थिति यहां पर है कि ब्रिटेन और फ्रांस में चूंकि शत्रुता थी, उससे जुड़े जहां पर भी प्रतिष्ठान थे तो वहां पर भी शत्रुता मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ब्रिटिश कंपनी जब उत्तर भारत में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई तो वह दक्षिण भारत के लिए आ जाता है, और दक्षिण भारत में दो राज्य ऐसा था जहां उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, और ऐसे उत्तराधिकार के संघर्ष में ब्रिटिश कंपनी हस्तक्षेप करती है ताकि अपना राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जा सके। लेकिन चूंकि यहां पर फ्रांसीसी कंपनी भी मौजूद है, वह तो चुप बैठेगी नहीं, फिर दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, जो करेंगे उसका अपोजिट ही करेगा। इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी के साथ युद्ध में
फंस जाती है ब्रिटिश कंपनी, जिसको हम एक नया नाम देते हैं कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक क्षेत्र में हो रहा था, इसलिए इसको हम कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम करेंगे। यहां से चलते हैं। हमने क्या देखा, चूंकि उत्तर भारत में ब्रिटिश कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो कंपनी क्या है, कंपनी ने अपनी यह महत्वाकांक्षा दक्षिणी राज्यों के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर पूरी करनी चाहिए। इसी कारण ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से प्रारंभ होता है। इस समय दक्षिण भारत के वे राज्य जहां उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था, जहां उत्तराधिकार का संघर्ष था, यहां पर हम बहुत डिटेल्स नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे तो बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस कहानी में पढ़ेंगे और दिक्कत होगी। एक पहला था आपका हैदराबाद, और दूसरा जो था वह था आपका कर्नाटक। दूसरा कौन सा राज्य था, कर्नाटक। कर्नाटक का मतलब वर्तमान कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में कर्नाटक है। अगर आपको मैप याद हो, हैदराबाद और कर्नाटक का मैंने मैप दिखाया हुआ था, अगर चाहें तो उस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर बात हो रही है कर्नाटक की, तो वह कर्नाटक कहां रहा होगा। उस समय अगर बात हो रही है कर्नाटक की, तो वह कर्नाटक कहां रहा होगा, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जरा मैप को देख लेंगे, फिर अपने आप पता चल जाएगा। तो एटलस इसलिए कहा जाता है, हालांकि ये एटलस आपको मिलेगा नहीं, जो मैं मैप दिखा रहा हो वो आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि ये है हैदराबाद का, निजाम का टेरिटरी है, और यहां पर हम अगर काट दें तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक का एरिया हो जाएगा। निजाम ऊपर हो गया, कर्नाटक नीचे हो गया। जो मद्रास का एरिया आप देखते हैं ना, वह असल में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है। कर्नाटक राज्य वर्तमान में अलग है, वर्तमान में कर्नाटक राज्य यहां पर है, केरल राज्य इसके नीचे है। लेकिन इस समय आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को देखेंगे, लेकिन उस समय का कर्नाटक राज्य जो हैदराबाद से ही अलग हुआ था, वह आपका इस रीजन में था। ठीक है, पूर्वी साइड में हो जाएगा। उस समय की अलग स्थिति थी, अब की स्थिति अलग है। यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर महत्वपूर्ण युद्ध होता है। हमने क्या देखा, चूंकि कर्नाटक इसके उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों ने हस्तक्षेप किया। दोनों कंपनियों मतलब ब्रिटिश तथा फ्रांस ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण 3 चरण में युद्ध होता है। जिसके कारण 3 चरणों में युद्ध हुआ। 3 चरणों में युद्ध होता है। 3 चरणों में युद्ध हुआ, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया है। कर्नाटक युद्ध कहा गया है। कर्नाटक में हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्नाटक युद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कर्नाटक युद्ध कहेंगे। चूंकि यहां पर युद्ध हो रहा है कर्नाटक क्षेत्र में, यह क्या हो जाएगा, कर्नाटक युद्ध के रूप में इसको कहा जाएगा। इन युद्धों की, कर्नाटक युद्धों की क्या विशेषता रही, कर्नाटक युद्ध की विशेषता रही, इसको भी देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध की क्या विशेषता रही, कर्नाटक युद्ध की विशेषता क्या रही, 2 विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण रही है। पहला हम क्या देखते हैं कि पहली बार यूरोपीय कंपनी ने देशी रियासत के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर लाभ उठाया। पहली बार यूरोपीय कंपनी ने देशी रियासत के भीतर हस्तक्षेप कर लाभ प्राप्त किया।
दूसरा जो परिणाम है इससे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है? पहली बार यह देखा गया कि छोटी यूरोपीय सेना बड़ी भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। यहां अब सेना की संख्या कोई मायने नहीं रखता है। अगर छोटी भी यूरोपीय सेना है तो बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को पराजित कर सकता है। तीसरा है कि कोई भी देसी रियासत कंपनी से सेना भाड़े पर लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। तीनों परिणाम इसके बड़े जबरदस्त रहे। दक्षिण भारत के वे राज्य जहां उत्तराधिकार का संघर्ष था, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में है। इसके उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण 3 चरणों में युद्ध हुआ, जिससे हम क्या कहते हैं? कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कर्नाटक युद्ध की क्या विशेषता रही? तो कर्नाटक युद्ध की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता 3 रही। पहली बार होता है यूरोपीय कंपनी ने देसी रियासत के भीतर हस्तक्षेप कर लाभ प्राप्त किया। पहली बार यह देखा गया कि छोटी यूरोपीय सेना बड़ी भारतीय सेना को पराजित कर सकती है। तीसरा परिणाम रहा, कोई भी देसी रियासत कंपनी से सेना भाड़े पर लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। कोई भी देसी रियासत चाहे तो कंपनी से भाड़े पर सेना ले लेता है और अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? एक बहुत ही अलग सा परिणाम आया और इस परिणाम ने पूरी राजनीति को ही परिवर्तित कर दिया। अब कंपनी को फायदा हुआ कि वह अलग अलग, चूंकि देसी रियासत आपस में लड़ते रहते थे, तो लड़ाई के चक्कर में वो क्या करते थे? अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए, मतलब अपना फायदा देखने के लिए, वह विदेशी शक्तियों से भी हाथ मिलाने में पीछे नहीं रहते। हर देसी रियासत एक दूसरे से लड़ता रहा और लड़ने के दौरान क्या करता है? वह किसी न किसी कंपनी से सैन्य सहायता प्राप्त कर ले। अब कोई कंपनी सैन्य सहायता देगी तो वह तो अपना फायदा देखेगा ना, जिसका परिणाम हुआ कि भारत धीरे 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 गुलाम होता चला गया और भारत पर ब्रिटिश कंपनी हावी होती चली गई। भारत पर क्या होती चली गई? ब्रिटिश कंपनी हावी होती चली गई। आशा करता हूं कि 2 घंटे में थक नहीं रहे होंगे। फायदा इसका हो रहा है कि जो क्लास हम 2 दिन में पूरा करते, मान लो कोई क्लास 1 महीने में पूरा होता तो वह 15 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लगभग 2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो कोई चीज़ कंटिन्यूड अगर पढ़ते हैं तो एक चैप्टर समाप्त करने में बड़ा फायदा हो जाता है। आप देखेंगे कि अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। ये प्रयास है, थोड़ा मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। अभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहा है और धार्मिक तौर पर तो जो अपनी महत्ता है ही, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया हुआ है आज से लगभग 25 से 30 वर्ष पहले से ही, कि जो सर्दीय नवरात्र होता है, मतलब 9 दिन का होता है, या चैत्र नवरात्र होता है, क्योंकि उस समय मौसम परिवर्तन हो रहा होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फलाहार रखा जाए, इसमें अनाज ना खाया जाए। तो मुझे लगता है कि 30 ईयर प्लस हो गया हो जब मैंने यह संकल्प लिया था, तो अभी भी यह संकल्प चल रहा है। अभी नवरात्र चल रहा है तो फलाहार भी करना होता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पिछली बार, इस बार तो काफ़ी ईजी। पिछली बार मैं प्रयागराज में था, ऑफलाइन क्लास ले रहा था प्रयागराज में, और प्रयागराज में संस्कृति IAS के साथ उस समय ऑफलाइन क्लास मेरी चल रही थी। अब तो टाइम कम मिलता है। और उस समय संस्कृति IAS में इसी नवरात्र के दिन में 13 आवर्स की क्लास चल रही थी। 13 घंटे खड़े होकर 3 बैच को पढ़ाना होता था। 4-4 घंटे का एक बैच होता है। 13 आवर्स, 1 घंटे RO के लिए भी उस समय एक बैच चल रहा था, उसको पढ़ाना होता था। तो तब भी शक्ति उतनी बनी ही रही। तो अपनी क्षमता को पहचान करके अगर बढ़ेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप थकावट तब महसूस करते हैं जब किसी काम में आपको मन नहीं लगता है। जब काम में मन लगने लगता है तब आप देखिएगा थकावट महसूस नहीं करते। जैसे आपको रील देखने में मजा आता है तो आप कहते हैं चलो एक रील देखते हैं, और पता चला 1 घंटे तक रील देखते रहे, क्योंकि आपने उसमें एंजॉय कर लिया। काम करें
तो आनंद से करें, तनाव लेकर के ना करें। बोझिल तरीके से काम करेंगे तो आप थक जाएंगे। मैं पढ़ाता हूं तो एंजॉय, मुझे मतलब इसमें मुझे मजा आता है, आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें मजा आना चाहिए। तो धीरे धीरे सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा। तो आज के क्लास को एंड करें, आज के क्लास को एंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, चलिए। थक गए छवि, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इजाजत दें और मैं मिलता हूं शाम के 7 बजे। जो एक पूर्वावलोकन सीरीज है वो लास्ट क्वेश्चन है, अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं और देखें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। पूर्वावलोकन सीरीज मेरे इन तरफ से लास्ट होगा और फिर मैं संडे के शाम को, अब देखो एक लंबी क्लास होनी है, 5 आवर्स की होनी है, 4 o'clock से आपकी क्लास होनी है कल्चर की। मैं कल्चर को एक ही साथ समाप्त करना चाहता हूँ, तो देखता हूँ 5 से 6 घंटे उस दिन भी लगातार क्लास लेनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम 5 घंटे तो लेंगे ही। चल, बाय एंड टेक केयर।